चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी मेरे साथ, है ना। ध्यान देंगे इधर। सर लास्ट क्लास में बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ ली थी, है ना। बेलमेंट में बेसिकली मैं तुम्हें बिल्कुल पिछले क्लास को अगर तुमने बहुत ही शिद्दत से देखा होगा, साथ साथ नोट कर रहे हो ना क्लास में, साथ साथ अपनी कॉपी में रजिस्टर में नोट करते जा रहे होंगे तो पता लग गया होगा। सर आखिरी एसआर के हमने पिछली क्लास में बनाया था जिसका था ड्यूटीज ऑफ बेली की ड्यूटीज पड़ी थी और हमने जान लिया था, बेली ने बोला था ड्यूटीज मैं रट लूं। सर ड्यूटीज मैं रट लूं, याद आ गई बात। ये एसआर के भी हमने पिछली क्लास में बना लिया था, ड्यूटीज मैं रट लूं। ठीक है सर, अगर ये बिल्कुल आपने ढंग से रिवाइज कर लिया है तो आगे वाले टॉपिक बिल्कुल लड्डू लड्डू से, क्योंकि भैया जो एक के राइट है, भैया बताओ जो गीला नहीं है जो गीला नहीं है वो सूखा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जैसे जो गीला नहीं है वो सूखा है ना, राइट। वैसे ही जो राइट्स हैं वो किसी और की क्या थी सर, ड्यूटीज थी। तो अगर मैं बोलूं कि राइट्स ऑफ द बेलर, किसके राइट सर, बेलर। अगर मैं बेलर के राइट बोलूं, किसके राइट, बेलर के राइट बोलूं तो ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे, बेली की जो ड्यूटीज हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, बेली की जो ड्यूटीज पढ़ी थी, ड्यूटीज मैं रट लूं, बेली की पढ़ी थी ना, बेली की ड्यूटी ही क्या बन गई, बेलर के राइट बन गए। पढ़ के देख लेते हैं सर। ये तो सर बहुत आसान सी बात थी, बिल्कुल आसान सी बात है सर। जो बेली की ड्यूटी है वही हमारे क्या बन चुके हैं सर, राइट्स ऑफ द बेलर बन चुके हैं। तो राइट्स ऑफ द अगर बेलर की बात करें तो बेलर के जो राइट्स हैं, अधिकार है, बेलर है ना। तो बेलर के राइट्स अगर देखें तो बहुत ही सिंपल से राइट्स हैं बेलर के। पहला देखो, सबसे पहला जो बेलर है, बेलर कौन होता है भैया, जिसने पिछले लेक्चर में तुम्हें गाड़ी दी थी, है ना, डेट पे जाने के लिए ना, गाड़ी बाइक याद आ गई ना बात। ठीक है राइट, बेलमेंट राइट। या फिर अगर मैं दर्जी को क्या दे देता हूं, कपड़ा दे देता हूं, ये भी बेलमेंट होता है। मैंने तुम्हें कोई भी चीज, है ना, उधार पे दे दी कि भैया वापस लौटा दियो इस्तेमाल करके, किराए पे ले लिया तुम, तो ये भी क्या होता है, बेलमेंट होता है। तो कई तरह की हमने बेलमेंट पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो बेलर का जो राइट है, बेलर का पहला राइट क्या है कि बेलर अगर कभी भी चाहे, है ना, स्पेशली किसमें, अगर ग्रेशियस बेलमेंट है तो, है ना, उसमें क्या कर सकता है, वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन पिछली क्लास में हमने एक बात, खतरनाक बात पढ़ ली थी ड्यूटीज में, कि भाई अगर बेलर पहले से प्री मैच्योर टर्मिनेशन कर देता, क्या कर देता है सर, तो क्या करना पड़ेगा उसे, तो डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है ना, ग्रेशियस तो डैमेज देने पड़ेंगे, नॉन ग्रेशियस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डैमेजेस देने पड़ते हैं। याद आ गई बात, वही बात लिखी है। लेकिन राइट तो है ना तुम्हारे पास भैया, ठीक है मैं डैमेजेस देने को तैयार हूं, पर तुम्हारे पास पहला राइट क्या है, टर्मिनेट। क्या राइट है सर, बेलर अगर चाहे तो अपनी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। पहला राइट ये निकल के आया सर। दूसरा कि भैया मैं तेरे को अपने गुड्स नहीं दे रहा भाई, तू सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा, है ना, मैंने देखा तुझे तो उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा भाई, तेरे चक्कर में मैं भी फंसूंगा। बेलर को अगर खुद भी जरूरत पड़ जाए तो वो अपने गुड्स को क्या कर सकता है, अपनी गाड़ी अपनी बाइक को क्या कर सकता है, डिमांड बैक। वो कह रहा भाई क्या कर दे भाई, है ना, वापस दे दे भाई, मैं अपनी गाड़ी को डिमांड बैक करता हूं, वापस दे दे। ठीक है। तीसरी बात, अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है बेली की वजह से, तो वो बेली को क्या कर सकता है, तो बेली को वो स्यू भी कर सकता है। बोलो भाई, ठीक है, स्यू द बेली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और आखिरी बात जो समझने वाली है, फिर इसको हम पढ़ते हैं सर कि किस तरह से लिखी है बातें। स्यू कर सकता है बेली को। आखिरी बात देखो, बोला गया स्यू अगेंस्ट रॉन्ग डोर। सर दो स्यू करने हैं, अगला स्यू है अगेंस्ट, अभी बताता हूं रॉन्ग डोर का, तो पहले नोट करो, स्यू अगेंस्ट रॉन्ग डोर, है ना, रॉन्ग डोर के खिलाफ स्यू कर सकते हैं। यानी रॉन्ग डोर को पता क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं भाई लोगों, ये पुष्पा क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी के खिलाफ भी वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। ठीक है। अब देखो सर इसका केस समझते हैं कि केस क्या आया सर इसका, ध्यान से देखेंगे। अब भाई मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या दिया सर, पिछले लेक्चर में भैया मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी थी अपनी सर, है ना, शिवांश को शिवानी के साथ डेट पे जाना है। ठीक है, कहाँ है शिवानी, वेट कर रही है, इमेजिनेशन है कह रहा है सर इमेजिनेशन में वेट कर रही है। तो भाई मान लो मैंने अपनी गाड़ी चिंटू को दे दी है ना, शिवांश को दे दी, चिंटू को दे दी। ठीक है, अब शिवांश को दे देते हैं ना, अब मैंने अपनी गाड़ी शिवांश को दे दी। अब शिवांश कह रहा है सर, है ना, मैं चिंता मत करो, आपकी गाड़ी को बिल्कुल सही सलामत तरीके से आप तक लौटाऊंगा। सर आपने बहुत एहसान किया, है ना, मेरी बहुत मदद करी डेट पे जाने के लिए, पिताजी तो मना कर दिया था, है ना, मैं बोलता भी क्या। अब शिवांश से वो जिद करने लगी, कौन, शिवानी फैल गई, है ना,
राइट, क्या फैल गई? नहीं, वो फैल गई कि तू सर की गाड़ी कैसे लेके आया, उसे पता लग गया। खबरी लाल थी, उसके पास कोई ना कोई खबरी लाल था, तो उसे पता लग गया कि भाई सर की गाड़ी लेके आया है। अब क्या हुआ सर? अब शिवानी फैल गई। शिवानी कहने लगी मेरे को तेरी गाड़ी में जाना था, तू अपने घर की गाड़ी क्यों नहीं लेके आया? सर की गाड़ी तुझे बिल्कुल यूज नहीं करने दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रोआ पीटी मचा दी उसने वहाँ कि सर की कार है, सर की कार है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सर की कार है ना? तूने सर की कार ले कैसे ली? सर को और पता लग गया, सर की कार तूने ले कैसे ली, ये ले कैसे? वो शिवांश कह रहा है भाई ये क्या चक्कर है, ले तो ले ली, सर को मैंने तेरा नाम थोड़ी बताया। ना ना ना, नाम नहीं बताया, पर सर को पता लग जाएगा भाई। अब तू इसे वापस करके तू यूज नहीं करेगा, यूज मत करियो, कतई यूज मत कर, है ना? राइट। अब भैया जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुमने कहा क्या करूं भाई? शिवानी ने बोला हाथ नहीं लगाएगा, तो हाथ नहीं लगाएगा, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएगा। अब भाई शिवानी ने तुम्हें कार यूज करने नहीं दी, ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें तुम्हारी दो सहायता हो सकती है। एक सहायता करी तुम्हें सेक्शन 180 ने। सेक्शन 180 बोला, है ना, रॉन्ग डोर पढ़ा रहा हूं मैं। सेक्शन 180 बोला थर्ड पार्टी के खिलाफ कि क्या शिवांश शिवानी के ऊपर केस कर सकता है कि तू मुझे यूज करने नहीं दे रही, जबकि मैं सर से बेलमेंट पे लेके आया हूं। मान लो तुम चाहे पेड बेलमेंट भी लेके आए हो, वो कह रहे नहीं बिल्कुल भी इसमें नहीं जाएंगे, और तू इसे यूज कर ही नहीं सकता, सर की कार है। शक कर रहे तुम्हारे ऊपर, है ना? चुरा के ले आया हो तुम कह रहे हो भाई मैं चुरा के लाया, गाड़ी भी कोई चुराने वाली चीज है? सर की गाड़ी है, सर से ही क्या ले रखा है? चाबी ले रखी है। तो सेक्शन 180 ने बोला भाई तुम आपस में कुछ भी, है ना, कह लो, लेकिन सेक्शन 180 शिवांश की मदद करता है, ठीक है? सेक्शन 180 कहता है शिवांश कैन स्यू शिवानी, है ना, जस्ट लाइक अ ओनर। किसकी तरह? लाइक अ ओनर, राइट। इवन मैं भी, है ना, ए में ऑल्सो स्यू, भैया मैं भी केस कर सकता हूं कि भैया जब मैंने कार दे रखी है तो तू मेरी कार को बीच में रोकने वाली कौन होती है भाई, है ना? पता लगा ना सर, एक तो आपकी कार यूज करने के लिए कह रहा था वो, एक तो मैंने बचा दिया आपको, फिर भी आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो, ठीक है? तो रॉन्ग डोर का मतलब हुआ कोई भी थर्ड पार्टी तुम्हारी जेन्युइन और लीगल बेलमेंट में क्या कर रहा है? पंगेबाजी कर रहा है, तो तुम उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तुम्हें बिल्कुल ओनर के जैसे दर्जा दिया जाएगा, जैसे तुम क्या हो, बिल्कुल ओनर हो। 181 ने बोला जो भी कंपनसेशन, अब देखो शिवानी के ऊपर केस होगा, तो जो भी कंपनसेशन कार को यूज ना करने की वजह से, जो भी कंपनसेशन शिवानी से मिलेगा केस के बाद, कंपनसेशन मिलेगा भाई तो पिटेगा भी फिर, है ना, कि भाई तेरे चक्कर में केस भी हो गया, वो मैं और शिवांश, है ना, आपस में बांट लेंगे अपने अपने नुकसान के हिसाब से। क्या करेंगे सर? मैं और शिवांश बांटेंगे अपने, है ना, नुकसान के हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये बेलर के 4 राइट बनते हैं, ये बेलर के 4 राइट बनते हैं, जिसमें एक मजेदार राइट है, राइट अगेंस्ट द रॉन्ग डोर। राइट अगेंस्ट द रॉन्ग डोर मतलब कि थर्ड पार्टी रॉन्गली तुम्हें क्या कर रही है? हाँ, थर्ड पार्टी रॉन्गली तुम्हें, है ना, राइट, यूज करने नहीं दे रहे। बिल्कुल हार्दिक भैया, बहुत बढ़िया बात की, थर्ड पार्टी तुम्हें यूज करके नहीं दे रही। पढ़ के देख ले, अब बोलो भाई याद हो जाएगी बात? बना लिया, चार्ट बना लिया ना? तो भाई रिवीजन के टाइम पे इसी चार्ट को फोकस करना है। अब देखते हैं सर यही बात लिखी। सबसे पहला टर्मिनेशन, ठीक है ना? तो भाई बेलर चाहे तो टर्मिनेट क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है। उसमें क्या लिख सकते हो तुम? इनकंसिस्टेंट विद द टर्म। अगर कोई भी टर्मिनेट कब करेंगे सर? अगर बेली क्या करता है? बेली कोई भी गलत काम करता है, यानी बेलमेंट के खिलाफ कोई काम करता है, इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अगर इनकंसिस्टेंट काम करता है, गलत काम करता है, ठीक है, राइट, जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ड्रग्स के लिए बेच दिया, अननेसेसरी यूज कर लिया,
तो भाई आप अपनी बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। तो पहला, आप बेलमेंट को टर्मिनेट कब करेंगे? इनकंसिस्टेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, बेलर चाहे तो कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। डिमांड बैक, अगर मान लो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसकी ड्यूटीज में, अगर फ्री बेलमेंट है तो क्या होगा? बेलर कहेगा भाई मेरे गुड्स लौटा दे, बहुत टाइम हो गया। हाँ, लेकिन अगर बेली को इसमें कोई लॉस होता है तो वो क्या करेगा सर? इंडेमनीफाई करेगा फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द बेली। याद है इमरजेंसी में तुम्हें 5,000 रुपए ओला कैब के ज्यादा देने पड़ गए, ये वो वाली बात। तो क्या करना पड़ेगा? वहां ड्यूटी बनती है उसकी, और इसका क्या बनता है? ये है ना, राइट बनता है। तो राइट के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी निभाएगा। क्या करना पड़ेगा सर? इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? रॉन्ग डोर पढ़ के देख लो, ठीक है। अच्छा ये वाले पढ़ लो, स्यू फॉर द बेली, ठीक है ना, राइट। बेली को स्यू कर सकता है कि अपने जो भी काम है उसे ढंग से पूरा करे, जो भी उसकी ड्यूटी है। बेलर हैज अ राइट टू स्यू द बेली फॉर एनफोर्सिंग द लायबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ हिम, कि जो भी तेरी ड्यूटी है उसे क्या करेगा? पूरी तरीके से निभाएगा। कल जो पढ़ी थी ना ड्यूटी की बेली, याद आया? ड्यूटीज की बेली क्या पढ़ी थी हमने सर? ड्यूटीज में रट लूं, ये वाली अगर वो ड्यूटी नहीं निभाता तो इसके खिलाफ क्या कर सकता है? वो केस कर सकता है, ठीक है। रॉन्ग डोर वाली बात देखो क्या लिखी है बात, रॉन्ग डोर वाली बात ये लिखी बहुत बढ़िया तरीके से, जो मैंने ऊपर अभी डायग्राम लिखवाया, देखना जरा क्या लिखा है। बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडी एज द ओनर हैव लाइक इन केस ऑफ नो बेलमेंट। बेली के बिल्कुल वही राइट्स होंगे जैसे वो खुद ओनर है, ठीक है। बात समझ आ गई? राइट। आइदर बेलर और बेली में ब्रिंग सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन होगा? शिवानी के ऊपर बेलर और बेली दोनों स्यू कर सकते हैं। अब क्या होगा? अगर शिवानी के ऊपर केस करके कोई भी कंपनसेशन मिलता है तो क्या होगा? हाँ, अकॉर्डिंग विद देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट, जो भी अपने नुकसान होगा उनके हिसाब से आपस में बांट लिया जाएगा। बोलो भाई, चारों बात समझ में आ गई? ये नोट कर लो, स्यू बेली फॉर हिज ड्यूटीज, स्यू बेली फॉर हिज ड्यूटीज। जल्दी नोट करेंगे साथ साथ। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने बढ़िया तरीके से नोट कर लिया। साक्षी दीदी भी कह रही हैं, हार्दिक भैया भी कह रहे हैं, करीना दीदी भी कह रही है कि भाई सर हमने नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बात, आसान लगा होगा बिल्कुल, है ना। ड्यूटीज जो ड्यूटीज थी वो यहाँ राइट बन गया। अगली बात देखो, अब क्या लिखा है? राइट ऑफ द बेली। किसके राइट बाबू लोग? बेली के राइट। अब सोचो बेली के क्या राइट होंगे? बेली के, है ना। इसका मतलब जो राइट्स किसके थे? जो ड्यूटीज बेलर की थी वो बेली के क्या बन जाएंगे? जो ड्यूटीज पिछली क्लास में हमने बेलर की पढ़ी वो किसके बन जाएंगे? राइट्स ऑफ द बेली। अब बेली के राइट्स के लिए ना, चलो पहले एक नोटिंग कर लेते हैं कि बेली का राइट कैसे निकल के आएगा सर। ठीक है, पहला सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो, राइट्स ऑफ बेली। ठीक है, बेली का पहला राइट क्या होगा? बेली का राइट बता सकते हो? पहला राइट देखो, डिलीवर बैक टू एनी जॉइंट बेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर? अब मान लो भाई ए पी, है ना, दो क्या थे सर? गाड़ी के जॉइंट ओनर थे। उन्होंने भाई चिंटू को क्या दे दिया? चिंटू को बेलमेंट दे दी। क्या दे दिया सर? चिंटू को कार दे दी। चलो ऐसे लिख देते हैं ना, एपी जॉइंट ओनर हैं, इन्होंने चिंटू को क्या दे दी? कार बेलमेंट पे दे दी। भाई ये ले तो हमारी कार यूज कर ले। अब चिंटू ए को लौटाएगा, पी को लौटाएगा? ए को लौटाएगा बाबू लोग, पी को? किसी को भी। लॉ कहता है भाई जॉइंट ओनर हो तो कोई भी मिल जाए किसी को भी लौटा देना। तो चिंटू कैन डिलीवर द गुड्स बैक, है ना, टू एनी ऑफ द जॉइंट, है ना, बेलर।
तो पहला राइट क्या पड़ा, पहला राइट क्या बना, पहला राइट ये बना कि बेली का क्या राइट है, बेली कैन डिलीवर बैक, पूरी ज्यादा नहीं है, डिलीवर बैक टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर, किसी भी बेलर को वो गुड्स को डिलीवर बैक कर सकता है। बहुत बढ़िया। अगली बात सर, ठीक है, राइट, ये कौन थे सर, जॉइंट बेलर, ए और पी जॉइंट बेलर थे। अब बेली का दूसरा राइट क्या है, इंडेमनीफाई। अगर याद करो, चाहे वो तुम्हारे नेसेसरी एक्सपेंस हो, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो, वो तुमने कर दी मेरी कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, बैटरी लगवा दी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, याद आया, और नॉर्मल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो होते हैं जो तुमने कर दिए, ठीक है, और क्या होती है, ग्रेशियस बेलमेंट होती है, तो मुझे देने पड़ेंगे, तो उसे क्या बोला, इंडेमनीफाई द लॉस। मेरी वजह से तुम्हें कोई लॉस हुआ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, बेली का ये राइट है कि वो बेलर से क्या कर सके, रिकवर कर सके। यही क्या थी, ड्यूटी भी यही थी। तो क्या लिखोगे सर, इंडेमनीफाई, है ना, क्या लिखेंगे बाबू लोग, इंडेमनीफाई, लॉस की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तीसरी बात सर, अगर कोई भी डिफॉल्ट गुड्स हुआ, गुड्स में कोई भी डिफॉल्ट निकला, ठीक है, राइट, तो भाई उसकी वजह से तुम्हें पैसा भरना पड़ गया। एक तो लॉस हुआ तो लॉस का पैसा ही मैं भरूंगा, और कोई डिफॉल्ट हो, डिफॉल्ट के लिए बोलते हैं कंपनसेशन। क्या बोलते हैं सर, कंपनसेशन। तो राइट है बेली का कि तुम मुझसे क्या मांग सकते हो, कंपनसेशन मांग लो। किस चीज के लिए सर, इन फॉल्टी गुड्स। याद आई बात, फॉल्टी गुड्स का सेक्शन 143 पढ़ा था, है ना, पहले भी, ठीक है। बेटा बताओ फॉल्ट, याद आई बात, तो बेटा बताओ फॉल्ट में अगर कोई भी फॉल्टी गुड्स होता है तो भैया क्या कर सकते हो तुम, हाँ, कंपनसेशन मांगोगे। जैसे ब्रेक नहीं लग रहे थे ढंग से, तो क्या मांगोगे सर, कंपनसेशन मांग सकते हो, राइट। तुमने कोई भी एक्सपेंस कर दिया, है ना, कोई भी एक्सपेंस कर दिया, तो तुम्हारा राइट है, तुम मुझसे क्या मांग लो, क्लेम एक्सपेंसेस मांग लो, ठीक है ना, राइट। अगली बात, अगर मान लो भाई, ठीक है, मान लो मैंने बेलमेंट पे एक एसी दे दिया तुम्हें, क्या दे दिया, एसी। तो अब एसी जो था, मान लो ए डिलीवर एसी टू चिंटू, ठीक है, चिंटू एसी दे, चिंटू कह रहा सर मैं घर में लगाऊंगा एसी, बहुत बढ़िया, आपको एसी भी करेंट पे मिलते हैं आजकल, है ना, घर में लगाऊंगा एसी, है ना, 4-5-6 महीने बाद वापस ले जाना, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, ठंडा ठंडा कूल रहेगा। अब हुआ क्या, गर्मी के मौसम में एसी लग गया, टिल्लू आ गया भाई, टिल्लू कह रहा है भाई एसी तूने गलत लगा दिया। टिल्लू कह रहा है कि एसी भाई तेरा नहीं है, एसी मेरा है। टिल्लू क्लेम्स एसी दैट एसी बिलोंग्स टू हिम। टिल्लू कह रहा भाई तेरे घर में कैसे लग गया, तो मेरा है। मैंने कहा तेरा है भाई, तेरा कैसे होगा, सर से लेके आया, तेरा कैसे हो गया भाई, है ना, राइट, मैं तो सर से लेके आया हूं। अब टिल्लू बोल रहा चिंटू को, तू भाई अपने सर से लेके आया हो, सर ने बहुत ही धोखाधड़ी करी है, मेरा एसी तेरे घर में चिपका दिया और किराया खुद खा रहे हैं, भाई मेरा एसी निकाल के दे। अब भाई टिल्लू कह रहा है ना, कि क्या किया जाए, तुमने मुझे फोन, चिंटू मुझे फोन कर रहा है, ठीक है, चिंटू मुझे कह रहा है सर आप बताओ ऐसे ऐसे आ रहा है टिल्लू। मैंने कहा टिल्लू झूठ बोल रहा है, मेरा एसी है, बेकार की बात, मेरी बात करा सर, मेरी बात करा सर, बात कर लो सर, मेरे कैसे कैसे कह रहे हो सर, आपका ऐसे मेरा एसी मैं निकाल के लेके जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से आज। मैं कह रहा हूँ पागल हो रहा, मैंने रेंट पे दिया, उसे बस परेशान कर रहा बालक को, तो पता लगा झगड़ा हो गया वहाँ। मैं कह रहा हूँ मेरा है और टिल्लू कह रहा है मेरा है। अब बेचारा चिंटू क्या करे, चिंटू कोर्ट में केस कर सकता है कि भाई मुझे बता दो टाइटल किसका है, उसके हिसाब से क्या कर लेना, मुझे कंपनसेशन दे देना। तो जज साहब ने बोला ये बेली, अब चिंटू बेली हो गया ना, मैं चिंटू बेली नहीं हो गया, ए ने किसको दिया, चिंटू को दिया, तो चिंटू बेली हो गया। तो जज साहब ने बोला बेली, लिखो साथ साथ, मे अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड टाइटल ऑफ एसी। कोर्ट को अप्लाई करेगा कि एसी का टाइटल वो डिसाइड करे, एसी का टाइटल वो क्या कर दे सर, डिसाइड कर दे। हाँ, है कि नहीं बात। और आखिरी भाई, आखिरी जो पॉइंट है 6th, उसको ध्यान से पकड़ेंगे, ठीक है, उसकी हेडिंग डालेंगे
राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन समझ रहे हो बाबू, है ना? राइट, राइट ऑफ लियन। लियन के बारे में बताओ, आज से पहले तुमने कहां पढ़ा है? कंटाप लगाई दे तुम्हारे कान के नीचे, जल्दी बताओ। लियन के बारे में कहां पढ़ा है? कंपनी में नहीं पढ़ा नालायक, ऑनलाइन वाले बताएंगे। लियन के बारे में कहां पढ़ा है? सोगा, बहुत बढ़िया दीदी, बिल्कुल सही कह रही है, साक्षी दी कह रही है सोगा में पढ़ा है। राइट ऑफ लियन नहीं पढ़ा? सेक्शन 47, सेक्शन 47 अनपेड सेलर, 48 है ना, 49, 50, ये क्या थे सर? हाँ, राइट ऑफ लियन के, है ना? तो राइट ऑफ लियन के बारे में हम सोगा में पढ़ चुके हैं। वही सेम लॉ यहां पे लगता है। अब जज साहब ने बोला यहां लियन होते हैं दो तरह के, एक होता है पर्टिकुलर लियन, क्या होगा सर? और एक होता है बाबू, है ना, जर्नल लियन। पर्टिकुलर लियन सर धारा 170, जर्नल लियन सेक्शन 171, धारा 170 सेक्शन 171, है ना? अब देखो पर्टिकुलर लियन क्या होगा। पर्टिकुलर लियन तुम्हें बिल्कुल सिंपल सी बात पता है कि जिस काम के लिए मैंने क्या किए हैं, बेली को गुड्स दिए हैं, ठीक है, तो वो जब तक वो काम पूरा नहीं होता तो वो क्या करेगा सर? लियन रख सकता है। जैसे कि जब तक मैं उसको पेमेंट ना दे, तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तुमने अपना कपड़ा किसको दिया? तुमने भाई अपना कपड़ा दिया टेलर को, तुमने रुमाल निकाला, कहते भाई टेलर को, भाई टेलर है ना, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया, है ना, और रुमाल को शर्ट में बदल दे, ठीक है, राइट। तो भाई मैंने कपड़ा दे दिया किसको? टेलर को। अब टेलर कह रहा भाई जब तक पैसा नहीं देगा ना मुझे, किसका? मेरे सर्विस का, तब तक मैं क्या करके रखूंगा? तेरे गुड्स को जब्त करके रखूंगा। तो बताओ बेली कब जब्त कर सकता है गुड्स को? बेली, हम किसके राइट्स पढ़ रहे हैं बाबू लोग? हम बेली के राइट्स पढ़ रहे हैं। तो बेली अपने गुड्स को कब जब्त, बेली मेरे गुड्स को कब जब्त कर सकता है? जब उसकी मैं पेमेंट रोक लूं, बिल्कुल सेम अनपेड सेलर की तरह। और बताओ बेली की पेमेंट कब होगी? जब बेलमेंट ऐसी हो कि बेली को मुझे पैसे नहीं देने, मुझे बेली को पैसे देने हैं अपने गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कराने के, जैसे हम टेलर को देते हैं, हाँ, या फिर गाड़ी पार्किंग पे देते हैं, या फिर हम गाड़ी सर्विस पे देते हैं। तो ऐसा रूल जब आता है जब बेली से पैसे ले लेनी है, ऐसा रूल जब आता है जब बेली से पैसे ले लेनी है, बल्कि बेली को पैसा, बोलो बाबू, बेली को पैसा देना है। ऐसा कब हो सकता है? जब बेली को पैसा देना हो, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, टेलर के यहां आपने कपड़ा दे दिया, टेलर की बात कर दी, मैंने अपनी गाड़ी सर्विस पे दे दी, ऐसा तब हो सकता है कि गाड़ी वगैरह सर्विस पे दे के आऊं। तो अब पर्टिकुलर लियन ये बोलता है कि जो दर्जी अंकल है, दर्जी अंकल, टेलर अंकल है ना, टेलर, तो दर्जी ये बोलता है बेली का राइट है, यानी टेलर कौन हो गया? बेली। टेलर बेली साहब, है ना, रिटेन बोले तो राइट ऑफ लियन, रिटेन द गुड्स, यानी वो राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं, पर्टिकुलर लियन लगा सकते हैं टिल द पेमेंट, टिल पेमेंट जब तक उन्हें नहीं मिलेगी, जब तक वो राइट ऑफ लियन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा तो है ना उनके पास। तो जज कह रहे हैं भाई तेरी टेलर की सर्विस कितनी होगी? 500 रुपए। उसका कपड़ा कितने का है? कम से कम 2-3 हजार का सूट का कपड़ा है कि नहीं बात? तो तू उसको स्यू क्यों करेगा? तो एक काम कर, कपड़ा ही जब्त कर ले। कपड़ा जब्त कर लेगा, क्या होगा? 3-4 हजार कपड़ा आ जाएगा, स्यू करके तो क्या होगा? डैमेजेस कम मिलेंगे। तो कपड़े को जब्त कर ले, स्यू मत करियो। तो वो बताओ टेलर जो होगा, अच्छा तो पार्किंग में अगर मैं उसे पार्किंग के पैसे ना दूं तो क्या करेगा? केस करके फायदा क्या? गाड़ी जब्त कर लेना, है कि नहीं बात? मैंने अपनी गाड़ी सर्विस को दे दी, उसने बना दिया मान लो 10,000 का बिल सर्विस का, मैं कह रहा हूं पागल हो ना, ज्यादा बना रहा, मैं तो नहीं दे रहा। तो जज उसे क्या बोलेगा? अबे उसके ऊपर केस मत कर, गाड़ी उसकी गाड़ी जब्त कर ले। तो गाड़ी में ज्यादा मजा नहीं आएगा जब्त करके, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इतना गाड़ी मिल जाएगी। तो जज साहब ने इसलिए लॉ में लिख दी बात, अबे जब तेरे पास गाड़ी है, कपड़ा है, तो क्या कर, है ना, यू डू नॉट हैव द राइट टू स्यू, नो राइट टू स्यू। अब स्यू करने का कोई राइट नहीं बाबू तेरे पास, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास वो कपड़ा ही मौजूद है। इसे बोलते हैं क्या सर? पर्टिकुलर लियन। एक पर्टिकुलर काम के लिए क्या होता है? लियन हो जाता है। जनरल लियन देखो क्या होता है, पहले केस समझेंगे जनरल लियन क्या होता है, सेक्शन 71 क्या कहता है ना। अब एक बात देखो, सुनो ध्यान से भाई, मैंने क्या किया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लियन का बेली को फायदा जब भी होगा जब उल्टा मुझे बेली को पैसे देने हैं। बेली से मैंने बेली को किराए पे नहीं दिया, मैंने बेली को उसे फिनिश गुड्स या सर्विस करने के लिए दिया है, तो तभी बेली को फायदा होगा। तो एक बात देखो,
मैंने लोन लिया और सिक्योरिटी दे दी। क्या दे दी बाबू? हाँ, मैंने लोन लिया और सिक्योरिटी दे दी। किसको दे दी? मान लो HDFC बैंक से लोन ले लिया, HDFC बैंक को सिक्योरिटी दे दी, और लोन ले लिया मैंने मान लो 1 लाख रुपए का, HDFC से सिक्योरिटी ले ली, ठीक है। अब ये लोन 1 की थी। किसकी सिक्योरिटी थी भाई? लोन 1, L1। फिर मैंने फिर से अप्लाई किया HDFC के पास। अब मैंने HDFC से लोन 2 ले लिया। लोन 2 ले लिया मान लो 70,000 का, लेकिन विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। अब सवाल क्या बना? सवाल ये बनता है इस पे कि AA ने क्या किया? AA ने लोन 1 रीपे कर दिया, बट लोन 2 स्टिल पेंडिंग। लोन 2 अभी भी पेंडिंग है। अब सवाल ये बनता है, इज HDFC, है ना, क्या सिक्योरिटी जो है HDFC जब्त कर सकता है? सिक्योरिटी फॉर लोन 2। क्या लोन 2 के लिए HDFC सिक्योरिटी जब्त कर सकता है? क्वेश्चन खतरनाक ये बनता है बाबू, बोलो। राइट, कर सकता है, क्योंकि उसने जो लोन दिया है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोन के लिए नहीं दिया, बस HDFC के लिए लोन के लिए दिया। तो जज साहब ने बोला इसे बोलते हैं जर्नल लियन। क्या बोलते हैं सर? जर्नल लियन, जो पर्टिकुलर गुड्स पर नहीं, सभी जर्नली सभी बेलमेंट पर लगेगा। राइट, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एक ऐसी बेलमेंट जो, ऐसा लियन जो पर्टिकुलर गुड्स पर नहीं लगता, जो पर्टिकुलर गुड्स पर नहीं, जर्नली सिक्योरिटी जो होगी, जो लियन होगा वो सभी बेलमेंट पर होगा। ठीक है बाबू लोग, तो क्या करोगे सर? इस HDFC लियन यानी कि जब्त कर सकता है, रिटेन कर सकता है ना, फॉर लोन 2। तो क्या सिक्योरिटी कर सकता है? आप क्या बोलोगे? हाँ, इसे बोलते हैं जर्नल लियन। और पर्टिकुलर लियन क्या होता है? सिर्फ उसी बेलमेंट के लिए होता है, जो मैं पैसे दूंगा या सामने वाला बेली, है ना, कार रखेगा या दर्जी कपड़ा रखेगा, वो उसी पर्टिकुलर एक बेलमेंट पर रखेगा। बोलो समझ गए सर? तो ये था सर तुम्हारा, एक नजर में भी देखें तो ये तुम्हारा है राइट्स ऑफ बेली। एक नजर में भी प्यार होता है? हाँ जी होता है सर, ठीक है ना। तो ये है राइट्स ऑफ बेली, तुम्हारे 6 राइट्स हैं बेली के। तो बेली ने, है ना, अब बेली ने 6 के 6 राइट्स के लिए मुझे एक बात बोली, सर ठीक है सर एग्जाम आ रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज करनी भी जरूरी है, एक्सरसाइज से ज़्यादा डाइट जरूरी है। तो मैंने बच्चे को क्या दे दिया? डाइट दे दिया। सर ने मुझे बोला, सभी बच्चों ने मुझे बोला सर डाइट दे दो, सर क्या खाना है? छोले भटूरे तो नहीं खाने। मैंने कहा भाई छोले भटूरे खा के सोएगा क्या? तो भैया सर से क्या ले लो? बेली का राइट है कि डाइट चार्ट लो। बेली का राइट है डाइट चार्ट लो। डी से पॉइंट नंबर 1 क्या बना? पॉइंट नंबर 1 डिलीवर बैक, है ना। आई से पॉइंट नंबर 2 क्या बना? इंडेमनीफाई। ई से पॉइंट नंबर 4 क्या बना? एक्सपेंसेस क्लेम। टी से पॉइंट नंबर 5 क्या बना? टाइटल, है ना, डिसाइड द टाइटल। टी से पॉइंट नंबर 5। चार्ट के सी से क्या बनेगा बाबू? चार्ट के सी से बनेगा पॉइंट नंबर 3, ठीक है, कंपनसेशन। और एल से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 6 क्या होगा सर? राइट ऑफ लियन। और राइट में भी 2 तरह के लियन होते हैं, कौन से? पर्टिकुलर लियन और जर्नल लियन। पर्टिकुलर लियन और जर्नल लियन। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ बोलेंगे सर बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लिया है। बिल्कुल सही, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं डाइट चार्ट लो, बहुत बढ़िया डाइट चार्ट लो, बहुत बढ़िया डाइट चार्ट लो। नोट कर लिया भाई? बोलो पक्का लॉक कर दे जाए? ठीक है सर। तो सर यही बात थी सर राइट्स ऑफ बेली, यही बात थी सर राइट्स ऑफ बेली। पढ़ के देख लो सर, है ना। कुछ भी नहीं, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए वही लिखे हुए हैं, ठीक है। किसी भी एक जॉइंट ओनर को सब वो दे दो अपने गुड्स वापस, ये लिखी बात। जय वीरू बसंती है, ठीक है ना, ठाकुर को दे दिया तो ठाकुर किसको लौटा सकता है? जय वीरू बसंती किसी को भी लौटा सकता है। राइट टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है? इंडेमनीफाई जब भी वर्ड आएगा एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? लॉस, क्योंकि इंडेमनीफाई वर्ड किससे रिलेट करता है सर? लॉस। इंडेमनिटी यानी कि लॉस की भरपाई, जो इंडेमनिटी
है ना, गारंटी में हम पढ़ चुके हैं। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है लॉस की भरपाई, गारंटी का मतलब क्या होता है लायबिलिटी की भरपाई। तो जब भी मैं इंडेमनिटी वर्ड लिखूंगा तो मुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा बेली, है ना, बेली का ये राइट है कि वो इंडेमनिफाई बाय द बेलर, कि बेलर के द्वारा इंडेमनिफाई किया जाए। द बेलर हैज नो, अगर मान लो द बेलर हैज नो टाइटल टू गुड्स एज ए कॉन्सिक्वेंस, बेली ने अगर कोई लॉस हुआ, है ना, कि पता लगा बेलर ने चोरी का माल दे दिया, और किसको लॉस हुआ सर, इफ बेलर हैज नो टाइटल, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ, जिसकी वजह से उसे लॉस हुआ। ठीक है ना, राइट। कंपनसेशन, कंपनसेशन कैसे, अगर उससे कोई भी, है ना, फॉल्ट की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, फॉल्ट, जैसे भाई ब्रेक फेल हो, ब्रेक फेल थे तो क्या करना पड़ेगा, इफ द बेलमेंट फॉर हायर द बेलर विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन इवन दो ही वाज नॉट अवेयर ऑफ सच फॉल्ट। याद आ गई फॉल्ट, कि अगर ग्रेशियस है तो देना है, और अगर ग्रेशियस नहीं है तो देना चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो, सेम वाली बात। तो फॉल्ट के केस में क्या देना पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेट करना पड़ेगा जो भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। क्लेम एक्सपेंसेस, ग्रेशियस बेलमेंट में, है ना, बेलर शैल रीपे ऑल द नेसेसरी एक्सपेंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस। याद आ गई बात। तो ग्रेशियस बेलमेंट होती है, कौन सी होती है सर, फ्री वाली बेलमेंट। फ्री वाली बेलमेंट में भैया क्या होगा, नेसेसरी एक्सपेंस हो कोई भी तो आपको करने पड़ते हैं, पेमेंट करने पड़ते हैं, पिछले लेक्चर में उसकी ड्यूटी थी। राइट टू अप्लाई फॉर द कोर्ट, ये बताया, है ना, राइट। अगर दोनों झगड़ लिए, इसका एग्जाम्पल भी लिखवा दिया, एसी वाला एग्जाम्पल, याद आई बात। तो भाई कोर्ट में अप्लाई कर देगा बेली, सर आप बता दो असली टाइटल कौन है इसका, है ना, बिल्कुल सही बात है ना। अब आगे राइट ऑफ लियन, कौन सा हुआ सर, दो सेक्शन याद करने, 170 171, ये लिखी बात। पर्टिकुलर लियन किसके लिए, एग्जांपल पढ़ लो, सेम है। तो पीपी क्या करेंगे सर, जब्त कर सकते हैं जब तक मैं स्टोन को मेकिंग चार्जेस उसके देना। तो ये लिखी बात। रेंडर्ड एनी सर्विस, रेंडर्ड एनी सर्विस, सर्विस कब रेंडर्ड की जाती है, या तो मैंने अपना कपड़ा टेलर को दे दिया, या फिर मैंने अपनी गाड़ी सर्विस में दे दी, या अपनी कोई भी चीज पार्किंग में लगा दी। तो कोई मुझे सर्विस दे रहा तभी तो मैं उसे पेमेंट दूंगा, तो वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर लियन लगा सकता है, उस गाड़ी उस गुड्स को जब्त कर सकता है। जर्नल लियन क्या हुआ, जर्नल लियन ज्यादातर कौन लगाते हैं, बैंकर, वारफिंगर, है ना, पॉलिसी ब्रोकर, ये ज्यादातर ये लोग लगाते हैं। जर्नल लियन में क्या होता है सर, जर्नल लियन में बहुत बढ़िया बात होती है सर, राइट टू रिटेन द गुड्स नॉट ओनली फॉर द डिमांड फॉर जनरल बैलेंस, जनरल बैलेंस जो बाकी भी रह जाता है उसके लिए भी क्या कर सकते हो, सब गुड्स को रिटेन कर सकते हो। एग्जाम्पल लिख के आएंगे, सिक्योरिटी वाला, लोन वाला, लोन टू लिख के आएंगे एग्जाम में विद डायग्राम। तो एग्जाम में क्या करेंगे, विद डायग्राम बना के आएंगे एग्जाम्पल। बिल्कुल सही हार्दिक भैया, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं सर। अब बताओ, थोड़ी सी और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल लियन और पर्टिकुलर लियन, डिफरेंस बिटवीन जर्नल लियन और पर्टिकुलर लियन। ठीक है, देखना जरा क्या है। जर्नल लियन क्या होता है सर, सेक्शन 171 बोलता है। पर्टिकुलर लियन किसकी बात करता है, 170। जर्नल लियन क्या करता है, कीप द पोजीशन ऑफ अगेंस्ट द जर्नल बैलेंस। यहां होता है अगेंस्ट द नॉन पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स के अगर आप पेमेंट नहीं करते। ठीक है, राइट। जर्नल लियन, पर्टिकुलर लियन क्या होगा, ऑटोमेटिक लग जाता है ना, यानी वो एक ही गुड्स है तो ऑटोमेटिकली वो रिटेन करेगा ही करेगा। इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है कि भाई जो मैं जर्नल लियन लगा रहा हूं वो इसलिए लगा रहा हूं कि सारे लोन के ऊपर तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी। तो आज लोन ले लो, कल ले लो, पर्टिकुलर जब तक सारे लोन नहीं चुकाओगे जब तक हम सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे। ठीक है ना, राइट। इसमें कोई भी लेबर स्किल इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा बताओ, अगर बैंक को तुमने अगर लोन लिया है, सिक्योरिटी दी है, तो बताओ बैंक इसमें लेबर स्किल इन्वॉल्व क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन पर्टिकुलर लियन में हमेशा क्या होता है सर, कोई स्किल और लेबर बेली की इन्वॉल्व होती है। तो कपड़े को रख रहा होता है शर्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर वो तुम्हारी गाड़ी को सर्विस कर रहा होता है, तुम्हारी गाड़ी की देख रेख कर रहा, चौकीदारी कर रहा होता है। तो कोई भी वो सर्विस देता है ना, राइट। 171 क्या बोलता है, वन ओनली पर्सन आर स्पेसिफाइड। एग्जांपल, बैंकर, फैक्टर, वर्फिंगर, पॉलिसी ब्रोकर आर एंटाइटल्ड टू जर्नल लियन। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफाइड पर्सन है वही जनरल लियन लगा सकते हैं। लेकिन 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 अगर पर्टिकुलर लियन जो होगा कौन हो सकता है, बेली लगा सकता है। किसी को सामान पाया, अभी पढ़ेंगे है ना, तो कहेगा जब तक यार है पाया, मैंने पाया, तुम्हें अपना बनाया तुम्हें, तो किसी को सामान पाया तो क्या करेगा, कहेगा भैया पहले उसकी सिक्योरिटी के पैसे दे, है ना, मैंने तेरे सामान के रखा, तुझे ढूंढा, तब मैं जनरल लियन लगा सकता हूँ। प्लेजी भी लगा सकता है, अनपेड सैलरी भी लगा। अनपेड सैलरी में हमने पढ़ाई था, सोगा में भी हमने पढ़ा था कि वो पर्टिकुलर लियन लगा सकते हैं।
तो जर्नल लियन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो फिक्स होते हैं, जर्नल लियन में जो पर्सन होते हैं ना, इसलिए हाईलाइट भी कर रखा है तुम्हारे नोट्स में, जर्नल लियन में हमेशा पर्सन स्पेसिफाइड होते हैं। जर्नल लियन में हमेशा पर्सन क्या होते हैं सर? स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, राइट। अब सर अगला आता है सर टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। सिंपल बहुत सिंपल बातें भाई। पर नजर क्या लिखा है? टाइम खत्म, तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गई? खत्म नहीं हो गई। भाई मैंने कहा ठीक है भाई, डेट पे जा रहा है, शाम को 8 बजे से पहले दे दीजिए गाड़ी, तो 8 बजते क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड। 1 महीने दिया तो 1 महीने के बाद एक्सपायरी। फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस है ना, तुमने बोला सर टाइम वाइम मत लगाओ सर 8 बजे, बस समझ लो सर जैसे ही मैं वापस आ जाऊंगा ना डेट से, मैं आपको दे दूंगा, टाइम मत लगाओ। तो मैंने कहा भाई घूम फिर आया ना तू, घूम फिर आया शिवानी के साथ है, अब वापस दे। तो ऑलवेज टर्मिनेट हो जाता है जैसे वो क्या होगा सर, सॉरी जैसे वो क्या होगा? स्पेसिफाइड पर्पस तुम पूरा कर लोगे, तो बेलमेंट क्या हो गई सर? खत्म हो गई। ठीक है, ये देखो क्या लिखी है बात, एक्स ने किराए पे दे रखा है टेंट शादी में, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे शादी टर्मिनेट होगी, शादी खत्म होगी, तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। सुबह लेके आएगा भाई तुम्हारी शादी कंप्लीट हो गई, सामान दे दो वापस। नोटिस है ना, नोटिस अगर बेलर को क्या करना पड़ेगा सर? बेली अगर बहुत ही गलत काम करता है, बहुत ही ज्यादा है ना, उल्टे सीधे काम करता है, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उल्टे सीधे काम कर रहा, मतलब ड्रग्स बेच रहा है, उसमें इधर घूम फिर रहा बेकार में, तो बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय गिविंग नोटिस। भाई नोटिस देके वो टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ग्रेशियस बेलमेंट है, कौन सी बेलमेंट है भैया, और उसकी वजह से तुम उसका अगर नोटिस देके टर्मिनेट कर रहे हो, तो उसको अगर कोई लॉस हो 5,000 रुपए का इमरजेंसी में, तो वो तुम्हें देने पड़ेंगे भाई। वो वाली बात यहां लिखी है। टर्मिनेट किया बेलर ने, तो टर्मिनेशन शुड नॉट कॉज लॉस टू द बेली। तो लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो लॉस हुआ है, अगर वो लॉस हुआ है उसके बेनिफिट से ज्यादा, तो बेलर, याद है वो 5,000 रुपए वाला एग्जाम्पल है ना, तुम घूमने गए वहां पे, तुमने वापस मांग लिया अपनी भैया मेरी गाड़ी दे दे वापस, है ना, राइट। तो उसने फिर क्या किया, मजबूरी में कैब बुक करी, तो कैब जनरली थी 10,000, लेकिन उससे लिए कितने 15, तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये टर्मिनेट कर लो, पर इस चीज के लिए तैयार रहना भाई। मृत्यु उर्गा है ना, डेथ ऑफ द आइदर। अब भैया बेलर या बेली है ना, बेलर या बेली दोनों में से कोई भी अगर अल्लाह को प्यारा हो लिया, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मृत्यु, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डेथ से क्या होता है? इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं हो जाता? तो भाई वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सेक्शन 2J, याद आई बात, जे वॉइड है, जे वॉइड है, क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अगर बेलमेंट इज टर्मिनेट, अगर जिस चीज को बेलमेंट पे दिया गया है वही चीज क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा बाबू? ठीक है ना, वही चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, जल जाए, बात खत्म। इन तरीके से बेलमेंट क्या हो जाती है सर? खत्म हो जाती है। इसको तुम याद कर सकते हो सर, है ना। एग्जाम आ रहे हैं भाई तुम्हारे, इसलिए अभी भी टाइम है, टाइम पे अपने मोबाइल में DND लगा दो। DND समझते हो क्या होता है? डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगाए रखो एकदम, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, स्पेशली व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे तो सिर्फ कॉलिंग ही कॉलिंग आनी चाहिए किसी की, है ना, कोई भी नोटिफिकेशन ना है। तो DND मोड पे डाल दो अपना मोबाइल, DND मोड पे। तो T से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 1 टाइम एक्सपायरी। P से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 2 पर्पस सॉल्व। D से क्या बनेगा? है ना, पॉइंट नंबर 4 डेथ। N से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 3 नोटिस। अगले D से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर 5 डिस्ट्रक्शन। डेथ, नोटिस, डिस्ट्रक्शन, पर्पस। तो टाइम, पर्पस, डेथ, नोटिस, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख देंगे, कुछ ज्यादा खास बात है नहीं कि कैसे कैसे बेलमेंट टर्मिनेट हो जाती है। तो आप कहोगे बेलमेंट को टर्मिनेट करने के लिए करना पड़ता है टाइम पे DND करना पड़ता है, टाइम पे DND करना पड़ता है। मतलब बात समझ गई, सिंपल सी बात थी। ठीक है, सीधा कोड याद रखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी सी कोई है ही नहीं, एग्जाम्पल भी कोई नहीं है, कोई केस स्टडी कोई एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा हाउ टू टर्मिनेट द बेलमेंट, सीधा हेडिंग डाल देना, बढ़िया तरीके से लिख के आ जाना, ये 5 पॉइंट है ना, टाइम पे DND। सर याद करो गाना पाया मैंने पाया तुमने अपना बनाया तुम्हें, याद आई बात?
अरे नलायको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडर ऑफ गुड्स सेक्शन 71 में मैंने तुम्हें बताया था, कहां सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर, अपनी किताब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11। हाँ सर, याद आ गई बात, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात देखो सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट में कहां आ गया और ज्यादा? अरे भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट में नहीं आएगा। क्यों आएगा सर? अरे फाइंडर ऑफ गुड्स है ना, मान लो किसी को तुम्हारा मोबाइल पड़ा मिला, क्या पड़ा मिला, या कोई भी है ना जूस के पैकेट कुछ पड़े मिले, तो चाहे वो पेरिशेबल नेचर का हो चाहे वो पेरिशेबल नेचर का ना हो, है ना, मोबाइल पाया, जब भी तो गाना गाया था, पाया मैंने पाया तुम्हें, ठीक है। तो जज साहब ने बोला जिसको पाया उसका नहीं होता, याद आई बात, गाना ही गलत है, क्योंकि जिसको पाया गुड्स वो सामान उसका नहीं होता। तो मैंने तुम्हें वहीं पढ़ाई थी बात कि जिसको पाया अगर उसका सामान नहीं होता, तो मैंने अगर याद करो चैप्टर नंबर 11 में तुम्हें ये बात लिखवा दी थी कि जिसको पाया उसकी क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है एज अ बेली। उसे क्या माना जाता है, बेली माना जाता है, तो उसकी ड्यूटीज हो जाती हैं एज बेली। तो वो क्या करेगा सर, है ना, तो वो उसकी देख रेख करेगा, याद है बात, टेक केयर करे, ठीक है, ट्रू ओनर को ढूंढे, राइट, जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस टेक केयर करता है ना, राइट, उसके ऊपर अगर कोई खर्चा भी करना पड़ रहा है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कुछ उसके ऊपर एक्सपेंसेस टू उसे बचाने के लिए, जैसे भैया तुम्हें जूस के पैकेट पाए तो भाई उनको फ्रिज में रखे, है ना, चाहे उसका बेचारे के फ्रिज में जगह ना हो तो भी बेचारे फ्रिज नया लेके आए, लेकिन वो जूस के पैकेट खराब ना हो गर्मी में, उसको प्रिजर्व करके रखे, ठीक है, राइट। सोने की कोई चीज पाई है तो भैया क्या करें, लॉकर में रखे, चाहे अपने खुद के बैंक के लॉकर में रखे, कि जिसका तुम किराया भी देना पड़ रहा हो, तो भाई ये उसकी ड्यूटीज की ऐसी इस तरह की ड्यूटी बनती हैं, ठीक है ना, राइट। अब ये लिखी बात सर, अब उसके ये जो ड्यूटी बनती हैं, अब उसके राइट्स क्या होंगे सर? अब जज साहब ने उसके राइट्स बताए सर, जज साहब ने बोला सबसे पहला राइट, ठीक है ना, तो ड्यूटी समझ में आ गई। अब ड्यूटी के साथ साथ उसके क्या बनेंगे सर, कुछ उसके राइट्स भी हैं। अब अगर राइट्स अगर देखो तो उसके राइट्स बिल्कुल सेम है, उसके राइट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम है एज ऑफ द बेली, सेम राइट एंड ड्यूटी एज ऑफ द बेली। राइट एज बेली, ड्यूटीज एज बेली, राइट एज बेली और ड्यूटीज एज बेली, ठीक है। अब राइट क्या है, सबसे पहला उसने कोई खर्चा किया किसके ऊपर, उसको बचाने के लिए, है ना, जैसे फ्रिज ले आया, ठीक है, राइट, अब चौकीदार रखा, कोई भी ऐसा काम किया तो क्या करेगा, तो क्या कर सकता है, लियन लगा सकता है, लियन टिल रिकवरी, ठीक है, उसका राइट है, राइट, तो क्या करेगा, एक्सपेंस रिकवर करेगा। दूसरा राइट क्या है उसका सर, रिवॉर्ड, है ना, राइट, अगर कोई भी उसके ऊपर रिवॉर्ड निकल जाता है, ठीक है ना, राइट, जो इनाम ट्रू ओनर ने बताया था तो वो लेगा नहीं लेगा, जो ट्रू ओनर ने कहा कि भाई अगर किसी को मेरा मोबाइल या मेरी घड़ी या मेरा गोल्ड मिलेगा तो मैं उसे 1 लाख का इनाम दूंगा, तो वो क्या करेगा, रिकवर कर सकता है। और इस रिवॉर्ड को रिकवर करने के लिए भैया, इस रिवॉर्ड को रिकवर करने के लिए यहां वो केस भी लियन भी कर सकता है, और अगर चाहे तो वो केस भी कर सकता है, लेकिन यहां उसे लियन ही रखना है, नॉट टू स्यू नहीं करना। और क्या कर सकता है वो सर, तीसरा खतरनाक बात, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है या रीजनेबल टाइम पर कौन नहीं मिला, ओनर नहीं मिला, तो बेच दो। तो क्या कर सकता है, सेल ऑफ गुड्स, कब, इफ
ओनर नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च। तो बताओ भाई, ये बात हम पहले भी क्या कर चुके हैं सर, पढ़ चुके हैं। मोबाइल पाया, तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटी किसकी बनती है, राइट्स एंड ड्यूटी बेली के, राइट। ओ फाइंडर ऑफ गुड्स किसके सर, तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट और फाइंडर ऑफ गुड्स की, है ना, ड्यूटीज बनती हैं जो बिल्कुल बेली की तरह है। याद आई बात। तो जिसको पाया उसका नहीं होता, इसलिए कुछ ड्यूटी बताई, और ड्यूटी बताने टाइम पे जब वो अपना सामान वापस लौटाएगा तो राइट रिकवर कर सकता है, ठीक है ना, रिवॉर्ड भी रिकवर कर सकता है और सेल भी कर सकता है। देखो पढ़ के देखते हैं, लिखी बात। रिकवर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे किए किसके ऊपर, ट्रू ओनर ढूंढने में और गुड्स को प्रिजर्व करने में, कि भाई पेरिशेबल नेचर के गुड्स से तुम्हें फ्रिज लाना पड़ गया, क्या लाना पड़ गया बाबू, फ्रिज, ठीक है। दूसरा मैनर ऑफ एक्सेसिंग राइट, ठीक है, क्या करेगा सर, लियन कर सकता है, लेकिन एक्सपेंस के लिए वो क्या नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। अरे जब गुड्स तुम्हारे पास है ना, फ्रिज तुमने लिया तो सारे तो रख लो भाई। हाँ, रिवॉर्ड, यहां पे उसने कर रखा, जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा या जो भी मेरा सामान ढूंढ के लाएगा उसको इतने रुपए का इनाम मिलेगा। मान लो वो जूस के पैकेट इतने सारे थे, मतलब है ना 10,000 जूस के पैकेट था, तुम 10,000 जूस के पैकेट पी थोड़ी जाओगे। तुमने कहा भाई 10,000 जूस के पैकेट है, किसी के रख के फायदा क्या है, घर में रखूं काईने में, खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल नेचर के। तो तुम्हें वो क्या मिल गया, पर्चा मिल गया। तुमने कहा ठीक है भाई अपने जूस के पैकेट ले जा, तेरे जूस के पैकेट होंगे 10 लाख रुपए के, तूने कहा इनाम दे 2 लाख, मैं 2 लाख में तेरे को दे दूंगा। बैठे बेटा 10 लाख के जूस तो फिर भी ना पी जाओगे तुम, तो तुमने कहा भाई 2 लाख तो कैश मिल रहा है, तो तुमने कहा भाई जल्दी से ले ले अपने जूस के पैकेट, 10,000 मेरे घर में जगह भी नहीं है, एक काम कर 2 लाख रुपए ढीले कर। तो तुम्हारा राइट है कि तुम जो रिवॉर्ड उसके ऊपर डिक्लेयर हुआ है वो ले लो, और उस रिवॉर्ड के लिए तुम जूस को जब्त भी कर लेना, और इस रिवॉर्ड के लिए तुम उन गुड्स को स्यू भी कर सकते हो। हीरो बन रहा है, जब तक एक भी पैकेट नहीं दूंगा तेरे को, जब तक तू मेरे को रिवॉर्ड नहीं देगा, और तुम केस भी कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। तो एक्सपेंसेस के लिए क्या होगा, केस नहीं हो सकता, लेकिन रिवॉर्ड के लिए केस किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी जब पहले एमसीक्यू हुआ करता था तो ये बहुत आता था एमसीक्यू में, बच्चे इसमें गच्चा खा जाते थे कि कब केस करना है कब केस नहीं करना। और आखिरी बात रीसेल, कौन सी बात सर, रीसेल, है ना, 168, 168 और 169 रीसेल की बात देखो क्या लिखी है। अगर ट्रू ओनर नहीं पाया गया, ट्रू ओनर नहीं पाया गया तो क्या कर सकता है वो, या फिर ट्रू ओनर पाया तो उसने पैसे देने से मना कर दिया कि कर लिए होंगे तू ना, खर्चा मैं तो नहीं दे रहा, तो क्या करेगा वो उसे रीसेल कर सकता है, राइट। अब रीसेल करने का क्या मतलब होता है, गुड्स आर इन डेंजर ऑफ, क्यों रीसेल कर रहे हो, एडिशनल कंडीशन, एक तो ट्रू ओनर नहीं पाया, रीजनेबल टाइम निकल गया, रीसेल कर दो। ट्रू ओनर पाया पर उसने तुम्हें पैसे देने से मना कर दिए, लीगल एक्सपेंस, फ्रिज का खर्चा, स्टोर का खर्चा, तो रीसेल कर दो। एडिशनल कंडीशन क्या है, अगर वो बिल्कुल गुड्स खराब होने वाले हैं या इतने खराब हो चुके हैं कि उनकी मेजर वैल्यू क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो तुम उन्हें बिल्कुल ही रीसेल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीसेल तुम तब भी कर सकते हो, मान लो तुम्हारा 900 रुपए का गुड्स था, 2/3 वैल्यू यानी 600 रुपए क्या हो चुके हैं, है ना, 600 रुपए तुम उसके ऊपर ऑलरेडी क्या कर चुके हो, स्पेंड कर चुके हो, है ना। फिर तुम कह रहे हो भाई अब 900 रुपए का सामान था, 600 तो खर्च करवा दिए इनने, 300 रुपए के लिए क्या ही मांगेगा, बेच दो अब। लॉफुल चार्जेस, लॉफुल चार्जेस तुम्हारे गुड्स की वैल्यू के 2/3 आ गए, यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स इंटू 2/3 क्या कर दिया तुमने, खर्च कर दिया। तो जज कह रहे हैं अबे अब क्या कह रहा है, अब तुझसे 1/3 पैसे मांगेगा, पता लगा बाद में उसने 1/3 के लिए भी नाटक कर लिया, तू बेच ही ले भाई से, उसे देने का अब फायदा नहीं, उसे देने का, तू चाहे तो उसे बेच ले, तेरा खर्चा इतना ज्यादा हो चुका है कि वो तेरा खर्चा देने को मना करेगा, ठीक है। इन केसेस में बेचा जा सकता है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आती है ना। अगर तुम्हें याद हो भाई तो एक हमारा ऐड आता है बहुत बढ़िया, है ना, वो ऐड देखा है तुमने, मैं दिखाता हूं। घर में पड़ा हो सोना तो कहीं करो ना,
है ना, ये वाला भाई, याद आई बात। तो इसमें अक्षय कुमार क्या बोलता है, मुथूट फाइनेंस, है ना, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, मन्नापुरम गोल्ड लोन, है कि नहीं बात, ज्यादा ही बात। तो घर में पड़ा हो सोना बोलो तो काहे का रोना, बस यही लॉ है। अगला छोटा सा कि भाई जब घर में सोना पड़ा है तो रो काहे को रहा है, रो काहे को रहा है, ठीक है। और साथ इसी को बोलते हैं कि भाई जब घर में सोना पड़ा होता है, ठीक है बाबू, तो भाई होता क्या है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है बाबू, पैसे की जरूरत है तो क्या करो, अपना गोल्ड देकर क्या ले लो, लोन ले लो। जब तुम गोल्ड दे रहे हो तो ऐसा क्या दे रहे हो, प्लेज। प्लेज का मतलब कि अपनी सिक्योरिटी टाइप तुमने क्या किया, गोल्ड गिरवी रख दिया। तो मन्नापुरम गोल्ड हो गया, मुथूट फाइनेंस गोल्ड हो गया, तो गोल्ड गिरवी रखने को बोलते हैं प्लेज। खाली गोल्ड नहीं, कोई भी सामान, मतलब गोल्ड रख दो भाई, कुछ भी चीज गिरवी रख दो तो उसे क्या बोल देते हैं, प्लेज। बोलो भाई क्या बोलते हैं उसे, प्लेज। तो यही पढ़ना है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। एक पिक्चर भी तुमने देखी होगी, ये देखी है तुमने, छुप छुप के, इसमें वो इन दोनों को गिरवी रख देता है ना। हालांकि ये प्लेज के कॉन्टेक्ट में नहीं आता कि तुम इंसान को गिरवी रख दो, पर इसमें वो अपने इन दोनों को गिरवी रख के चला जाता है भाई। कहता है भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तुम इन्हें गिरवी रख लो। वैसे भी निकम्मे है, पता लगा किसी ने तुम्हारा माफ ना कर दे, इसलिए होश में पढ़ के पास हो जाना, वरना घर वाले कहेंगे वैसे ये बालक निकम्मे है ना, इन्हें गिरवी रख दो, पैसा ले लो, इन्हें गिरवी रख दो, पैसा ना चुकाएंगे तो इन्हें क्या कर देना, इन्हें रख लेना अपने पास, इन्हें खूब कुटाई करना, इनसे काम करवाना। तभी तो इन पिक्चर में इससे काम करवाते हैं, इससे बेचारे से कपड़े धुलवाते रहते हैं, इससे घर का काम करवाते रहते हैं, है ना। ये बेचारा कपड़े जूते पॉलिश करता था, ये गिरवी रख के चला जाता है ना। तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर याद आ गई बात, याद आ गई ना बात। तो ये बेचारा परेशान, बेचारा यही परेशान रहता है कि भाई कपड़े धो रहा, कभी जूते पॉलिश कर रहा है, ये बेचारा घर के काम झाड़ू पोछे में लगा रहता है, ठीक है। तो इन गिरवी रख के चले जाते हैं इसको, इसे बोलते हैं गिरवी रखना। लेकिन प्लेज का जो कॉन्सेप्ट है, वो इंसानों पे नहीं लगता भाई, किस पे नहीं लगता, इंसानों पे नहीं लगता है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे भेज रहे हैं, इंसानों पे नहीं लगता भाई, किस पे लगता है, गुड्स पे लगता है। तो अगर तुम्हें याद करो, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में है ना अंडे बनवाए थे, तो अंडे, संडे वनडे रोज खाओ अंडे। पहला अंडा किसका, बेलमेंट, और दूसरा अंडा किसका, प्लेज। इसका मतलब ये कोई भी चीज में गिरवी रखता हूं तो प्लेज इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बेलमेंट। बोलो बात समझ में आई, प्लेज इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बेलमेंट, यानी कि प्लेज जो है वो बेलमेंट का बच्चा है, प्लेज जो है वो बेलमेंट का बच्चा है। तो प्लेज बेलमेंट का बच्चा है बाबू, ये बात ध्यान रखेंगे। अब एक एसआर के बनाऊंगा खेला खत्म, एक एसआर के बनाऊंगा खेला खत्म, बहुत तगड़ा तुम्हारे लिए चार्ट बना के लाया हूं मैं, है ना। प्लेज डाल दिया, सेक्शन 172 ये हमने डाल दिया। 172 प्लेज की डेफिनेशन देता है ना, 172 प्लेज की डेफिनेशन देता है। डेफिनेशन में लिखा है कि मान लो भाई मैं हूं, मैंने क्या किया, मुझे भाई कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने मुथूट फाइनेंस वालों को अपना गोल्ड गिरवी रख दिया, गोल्ड एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हिंदी में बोल देते हैं अपने कोई भी सामान गिरवी रख देना। मैंने मुथूट फाइनेंस, एमएफ नाम दे रहा हूं ना, मुथूट फाइनेंस वाले को गिरवी रख दिया। अब मुथूट फाइनेंस वाले क्या करेंगे बाबू, हाँ मुथूट फाइनेंस वाले मुझे क्या करेंगे सर, मुझे लोन दे देंगे, ठीक है ना। मान लो लोन ले लिया मैंने और मुथूट फाइनेंस वाले को गोल्ड गिरवी रख दिया। घर में पड़ा हो सोना तो काहे करो ना, ये वाला गाना गाते हुए ना, राइट। अब मुझे प्यार से बोला जाएगा प्लेजर, क्या बोला जाएगा, मुझे प्यार से बोला जाएगा बेलर, क्या बोला जाएगा बाबू, बेलर, क्योंकि प्लेज इज ऑल्सो द काइंड ऑफ बेलमेंट। अब मैं भी अपना सामान जो दे रहा हूं सामने वाले को गिरवी रख रहा हूं ना, तो बेलमेंट की तरह तो दे रहा हूं, तू रख ले भाई। लेकिन बेलमेंट क्या होता है, वापस आता सामान अपना, तो वापस दे दो जब मैं पैसे चुका दूंगा। और इसको एक भयंकर नाम दिया गया पॉनर, क्या नाम दिया गया, पॉन, PAWN पॉन, AR पॉनर। इसे क्या बोलते हैं सर, PAWNOR पॉनर। म्यूचुअल फंड वालों को क्या नाम देंगे, म्यूचुअल फंड वालों को नाम देंगे प्लेजी, म्यूचुअल फंड वाले को नाम देंगे बेली, और म्यूचुअल फंड वालों को नाम देंगे पॉनी। प्लेजी, बेली और पॉनी, प्लेजी, बेली और पॉनी।
तो ये हो गया सर हमारा 172। 72 कहता है एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपनी कोई भी चीज सिक्योरिटी देता है फॉर सम पर्पस, तो उस सिक्योरिटी को वापस दिया जाता है या तो जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा लोन चुकाने के बाद, या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, है ना, जो लोन दे रहा है उसके कहने पर। तो देखो डेफिनेशन ये लिखी है, बात एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगी बात। बेलमेंट इज द, क्या लिखा है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी, सबसे खतरनाक बात, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, सिक्योरिटी दी किसके लिए, ताकि मैं लोन चुका दूं, और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कि भैया मैं तुम्हें गिरवी रख देता हूं और ये काम मैं जब तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, अगर ना करूं तो ये सामान बेच देना, है ना, बात समझ में आ गई ना, राइट। जैसे इसको क्या बोलेंगे सर, प्लेज, देने वाले को पॉनर, मुथूट फाइनेंस को पॉनी। अब देखो सबसे पहली बात, जब भी तुम किसी को बेलमेंट दोगे, चार बातें सामने रखनी है, सुनना ध्यान, चार बातें। बेलमेंट हमेशा वो मतलब प्लेज हमेशा क्या होगा, सिक्योरिटी, यानी तुमने कोई भी सामान क्या रखा है अपना, गिरवी, तभी तो प्लेज होगा, प्लेज मतलब गिरवी। दूसरा हमेशा गुड्स का होगा, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इंसान को, यानी शाहिद कपूर को प्लेज में नहीं रख सकते, है ना, कि भाई मेरा बेटा रख लो अपने पास और तुम मुझे लोन दे दो, ये नहीं चलेगा भाई। इंसान को आप क्या नहीं कर सकते, एज अ प्लेज नहीं रख सकते। दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर देते तो उसे बोलते हैं मॉर्टगेज, क्या बोलते हैं, तो मॉर्टगेज के नियम अलग होते हैं, इसलिए क्या लगेंगे गुड्स, और गुड्स हमेशा क्या होते हैं, हमने सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ा, गुड्स का मतलब क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरी बात, गुड्स आपकी आंखों के सामने होने चाहिए, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए, है ना, बात समझ में आई, नजर के सामने जिगर के पास क्या होने चाहिए सर, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए। टू बी मैन्युफैक्चर, गुड्स बनेंगे उन्हें प्लेज कर दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए, याद आई बात, नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है, एग्जिस्टिंग। और तीसरा, प्लेज जब ही माना जाता है जब आप गुड्स को एक्चुअली में क्या कर देते हो, डिलीवर कर देते हो जिससे तुमने लोन लिया, डिलीवर द गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, यानी जब हम मुथूट फाइनेंस वाले को डिलीवर कर दोगे तो ये बात है ना, तो सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है, गुड्स दिया जाता है, नजर के सामने जिगर के पास होने चाहिए और डिलीवर होने चाहिए। बात समझ में, चारों बातें ध्यान रखेंगे, अगर ये चारों बातें हैं तभी वो प्लेज वैलिड है, अगर ये चारों बातें हैं तो तभी वो प्लेज वैलिड है, कि आपने कोई भी सामान एज अ सिक्योरिटी दिया है, सामने वाले को डिलीवर कर दिया, गुड्स नजर के सामने जिगर के पास होने चाहिए, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए, और है ना, मैटर ऑफ प्लेज सिर्फ गुड्स होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी और ह्यूमन नहीं हो सकते। तो फोटो में अगर वो दिखा रहे हैं कि भैया मैंने शाहिद कपूर को गिरवी रख दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा बाबू, ऐसा नहीं चलेगा। अब आती है बात सर, राइट्स क्या होते हैं, पहले मुथूट फाइनेंस के राइट्स पढ़ लेते हैं। किसके राइट्स बाबू, मुथूट फाइनेंस के। मुथूट फाइनेंस का पहला राइट देखो क्या होगा, जब तक पैसे ना मिल जाएं तब तक वो क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है, रिटेन, समझ में ना बात, जब तक मैं लोन ना चुका दूं, खाली लोन चुकाना है, ब्याज नहीं जाना, है ना, तो रिटेन करेंगे, रिटेन द ज्वेलरी, रिटेन गुड्स, मैं गोल्ड लिख रहा हूं, तुम क्या लिखना, गुड्स लिखना, रिटेन गुड्स टिल पेमेंट। और कौन कौन सी पेमेंट शामिल है इसमें, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और अगर कोई खर्चा आता, जैसे भैया उसने कहा कि मैं तो लॉकर में रखूंगा तुम्हारा गोल्ड है भाई, तो लॉकर के चार्जेस अलग लगेंगे, तो प्लस कोई भी एक्सपेंस जो तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया हो कि भाई मैं पे करने के लिए तैयार हूं मुथूट फाइनेंस को, अगर मुथूट फाइनेंस ये काम करता है तो। दूसरा राइट क्या है मुथूट फाइनेंस का, अब सुनेंगे ध्यान से, अगर मैंने अपना गोल्ड मुथूट फाइनेंस को गिरवी रख दिया, ठीक है भाई, मुथूट फाइनेंस ने मुझे लोन दिया, उसे मैं नाम दे रहा हूं लोन वन, क्या नाम दे रहा हूं, लोन वन। अब उसी के लिए मैंने कहा मुझे और पैसे देते भाई, तो पता लगा मेरे गोल्ड की वैल्यू लोन वन की वैल्यू से क्या थी, ज्यादा थी, तो मुथूट फाइनेंस कह रहा है भाई तेरे गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, मान लो गोल्ड रखा मैंने 1 करोड़ का, मैंने लोन वन लिया 20 लाख का, अब मैं कह रहा हूं मुथूट फाइनेंस से मुझे लोन 2 दे दो 30 लाख का, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अगर मैंने, सेम बात, अगर मैंने लोन 1 चुका दिया तो क्या मुथूट फाइनेंस लोन 2 के लिए मेरे गोल्ड को गिरवी रख सकता है? क्वेश्चन समझ गए? इज गोल्ड
कैन रिटेन या जब्त फॉर लोन टू, तो आंसर क्या होगा? रख सकता, तो लिखोगे सर रख सकता है, यस, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये बात मैं किस में डाल दूं सर? कॉन्ट्रैक्ट में डाल दूं। दूसरा राइट समझ में आ गया? इसे बोलते हैं रिटेन द सेम गोल्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्लेज। इस राइट को क्या नाम दिया? इस राइट को नाम दिया दैट इज रिटेन गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट या फ्यूचर प्लेज, फ्यूचर डेट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप सेम गुड्स को आगे आने वाले सब डेट के लिए कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। बोलो बाबू, दो राइट समझ में आ गए? तीसरा राइट देखो, स्यू या रिकवर। मुथूट फाइनेंस वाले रिकवर कर सकते हैं एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। यानी मुथूट फाइनेंस वाले कह रहे हैं भाई तुम्हारा इतना महंगा सामान, तुम लोन तो ले लो 10 लाख का, गोल्ड दे दिया 1 करोड़ का, हमें तो रखना पड़ गया भैया, हमें तो हाई डेफिनेशन लॉकर खरीदना पड़ गया, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी वाला, बायोमेट्रिक, ठीक है ना, हाई टेक सिक्योरिटी, गार्ड रखने पड़ गए भाई तुम्हारे गोल्ड के चक्कर में गार्ड। अरे 10 लाख के लोन के लिए करोड़ों का लोन गोल्ड कौन देता है? पैसे दोगे तुम चौकीदारों के। हमने कहा ले लियो भाई, ले लियो बस। चौथा, मुथूट फाइनेंस वालों को मान लो अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया, अब अगर मैंने मुथूट फाइनेंस वालों को लोन नहीं चुकाया, अब क्या होगा? तो मुथूट फाइनेंस वालों क्या राइट है? अबे सेल कर दो, है ना। तो मुथूट फाइनेंस कैन सेल द गुड्स, मुथूट फाइनेंस वाले गुड्स को सेल कर देंगे, ठीक है। अब अगर सेल कर दिया तो पहला सवाल ये आता है, सेलिंग प्राइस कम निकली जो लोन का अमाउंट ड्यू था, अब क्या होगा? मुझे देना पड़ेगा। मुथूट फाइनेंस कैन रिकवर बैलेंस। पता लगा मेरी लोन की गोल्ड की वैल्यू ज्यादा थी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ज्यादा था अमाउंट ड्यू से, अब क्या होगा बाबू? नहीं लौटा दे, सारा रख लेगा, पे सरप्लस टू बेलर, बेलर यानी कि जिसने गिरवी रखा है सामान। चार राइट मिले उसे, कितने राइट मिले सर? 4। और इन 4 राइट का मैंने कोड बनाया बिल्कुल पिक्चर, राजा मौली की पिक्चर की तरह, RRR सेल, है ना, राइट। रिटेन, रिकवर एक्सपेंस, ठीक है, और रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेट, रिटेन द गोल्ड, रिटेन फॉर सब्सिक्वेंट डेट और रिकवर। फिर सर मुथूट फाइनेंस वाले के राइट पढ़ लिए, अब मुथूट फाइनेंस वाले की ड्यूटीज ही पढ़ लो भाई, है ना। ड्यूटी बहुत सिंपल सिंपल। पहली ड्यूटी, मुथूट फाइनेंस वाले मेरे ही गोल्ड को कहीं आगे लोन पे दे देंगे, हैं? मैं तुमसे गोल्ड ले, तुम्हारे लोन आगे गोल्ड लोन पे चढ़ा दिया, बताओ गलत बात है कि नहीं? ये नहीं करने का, तो इसे बोलते हैं नो अनऑथराइज यूज, है कि नहीं बात? नो अनऑथराइज यूज। ऐसा नहीं है कि भाई, ठीक है, कि मैंने क्या किया, मुथूट फाइनेंस वाले को गोल्ड दे दिया, मुथूट फाइनेंस वाले ने, वसूली भाई है ना, मिस्टर एक्स को क्या किया, सेम गोल्ड गिरवी रख दिया, मेरा ही गोल्ड, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा, प्रॉपर टेक केयर करेंगे नहीं करेंगे, ये कहीं भी पड़ा हुआ छोड़ देंगे, अरे उस वहां डाल दे कोई दिक्कत नहीं है, भाई 1 करोड़ की वैल्यू गुड्स है, तुम ऐसी करो, प्रॉपर टेक केयर करोगे। दूसरी ड्यूटी क्या है, अगर मैंने लोन चुका दिया टाइम पे तो क्या करोगे? रिटर्न करो। चौथा, भैया मैंने अगर अपना गोल्ड दिया है तो तुम अपने गोल्ड से क्या नहीं करोगे? नॉट टू मिक्स। और पांचवा, पे एक्रीशन। बात समझ में आई? गोल्ड के दाम बढ़ गए एकदम से, तो पहले गोल्ड तो 70 रुपए तोला, एकदम से 71,000 रुपए तोला हो गया, तो भाई एक्रीशन भी क्या करना पड़ेगा? मेरा ही होगा, वो तुम काट नहीं सकते।
कि गोल्ड जब तू लाया था तब तो 70,000 तोला था, अब जब तू लाया तो 75,000 रुपये तोला हो गया, तो हम तो 5,000 रुपये हम अपने मानेंगे। तुम्हारे कैसे मानोगे? मैं तुम्हें देता रहा हूँ तुम्हारा किराया, है कि नहीं बात? सिक्योर एज लोन और ब्याज देता रहा हूँ तुम्हें, तो तुम कैसे करोगे? एक्रीशन तो मेरा ही होगा ना गोल्ड का। तो जज साहब ने कहा ये उसकी ड्यूटी है, लड़ियो मत बाद में कि गोल्ड महंगा हो गया तो हम रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? राइट्स एंड ड्यूटी सेम बात। अब मेरे आ जाओ, ए के क्या राइट है? जज साहब ने सिर्फ एक ही राइट बनाया, मैं जब गोल्ड गिरवी रखूंगा तो मेरा एक ही राइट है, और वो भी लिखा जज साहब ने सेक्शन 177 में। जज साहब ने कहा अंकुर भैया आपका राइट है कि आप अगर बताओ मैंने लोन नहीं चुकाया, है ना, सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें हिंदी में लिखवा रहा हूं एक बात। अगर ए ने मुथूट फाइनेंस वालों का लोन नहीं पे किया, तो बताओ मुथूट फाइनेंस वाले क्या करेंगे? तो मुथूट फाइनेंस गोल्ड को क्या करेगा? सेल करेगा। अब जैसे मुथूट फाइनेंस वाले गोल्ड को सेल करने वाले थे, सेल करने वाले दिन मैं पहुंच गया, इल्ले पकड़ भाई सांस फूल गई भाई मेरी, पानी तो पिला दे, है कि नहीं बात? वो कह रहा भाई साहब क्या होगा हफ्ते, अरे भैया तू पैसे पकड़, मेरा गोल्ड मत बेच दियो, मम्मी के दद्दी के पुराने पुश्तैनी गोल्ड है भाई, घर वाले बहुत मारेंगे, तो देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? या वो कह देगा ना आप तो बेचना पड़ेगा? नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा पेनल्टी देने के लिए तैयार हूं। तो जज साहब ने क्या बोला? तो ए लोन प्लस इंटरेस्ट चुकाकर, है ना, कोई भी खर्चा वो भी देकर गुड्स वापस मांग सकता है, ये उसका राइट है, दैट इज द राइट, ये ए का राइट है। इसे इस राइट को नाम दिया गया रिडीम द गुड्स बिफोर सेल बाय, है ना, पॉनी, रिडीम द गुड्स बिफोर सेल बाय पॉनी, है ना, मुथूट फाइनेंस के बेचने से पहले मैं अपने गुड्स को रिडीम कर सकता हूं, रिडीम कर सकता हूं। जमते जमते बात, जमते ना भाइयों? अब तुमने मेरे राइट्स पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़ लो? राइट के साथ साथ मेरी क्या ड्यूटीज है? मेरी, जिसने अपना गोल्ड गिरवी रखा, पॉनर, पॉनर की क्या ड्यूटी है? तो पॉनर की ड्यूटी है, जैसे आर 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 उसकी राइट था, यहां है डी 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 डी, यानी कि तुम बोल सकते हो ड्यूटीज के लिए डी क्यूब, क्यूब बोलेंगे 4, ठीक है, मैथ्स में पता नहीं क्या बोलता है, बहुत दिनों के मैथ्स पढ़े हुए। पहला, मेरी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है भाई? जो मैंने डेट लिया है, लोन लिया है, वो क्या करूं? वापस करूं। मेरी दूसरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अगर कोई भी फॉल्ट है, जो मैं सामान गिरवी रख रहा हूं, गुड्स, गोल्ड नहीं रखा, कोई और गिरवी रखना, अच्छा गोल्ड भी रखा है, तो उसमें बता रहा हूं कि भैया इसमें ना गोल्ड में मिक्सिंग कर रखी है मैंने, जो खरा सोना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट को क्या करूं? डिस्क्लोज। मेरी चौथी ड्यूटी क्या बनती है? अगर डिफेक्टिव टाइटल है, पता लगा मैं मुथूट फाइनेंस को गोल्ड दिया अपने पड़ोसी का चुरा कर, तो डिफेक्टिव टाइटल बाद में पकड़ा गया, तो डिफेक्टिव टाइटल क्या करना पड़ेगा? इंडेमनीफाई, मैं लॉस की भरपाई करूंगा जो मुथूट फाइनेंस को होगा। मेरी और ड्यूटी क्या बनती है? पे डेफिसिट। अगर मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड बेचा और गोल्ड का सेलिंग प्राइस कम निकलता है ड्यू से, तो मैं क्या करूंगा सर? डेफिसिट पे करूंगा, नहीं करूंगा? तो ये वाली जो बात है, ये मेरी क्या बन गई? ड्यूटी बन गई, नहीं बन गई? जो उनका राइट था। और पांचवा, पे एक्सपेंसेस टू म्यूचुअल फंड। अगर मुथूट फाइनेंस, पे एक्सपेंस करूंगा टू मुथूट फाइनेंस पॉनी को, जो मेरे लिए वो क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। बोलो भाई, जमती है बात? सिंपल, एक नजर में खेल खत्म। ठीक है, बस ये दो ही सेक्शन याद कर लेना, क्योंकि सेक्शन तो बहुत सारे, एक पॉइंट का सेक्शन लिखे हैं तो
172 याद कर लेना, 177 याद कर लेना। जो ये क्या हो गए, ये मुथूट फाइनेंस वालों के पौनी के राइट्स, पौनी की ड्यूटी। ये मैंने अगर गोल्ड गिरवी रखा है तो ये मेरा एक ही राइट है और मेरी 5 ड्यूटीज। बोलने का भाई, बोलने का, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे। आए डन। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया समझा दिया, बहुत ही मजेदार बात। यानी कि एक पेज में जब तुम समरी बनाओगे तो तुम सारी चीज तुम्हें क्या आ जाएंगी सर, याद आ जाएंगी। ये लिखी बात। मुथूट फाइनेंस वालों क्या राइट है, पढ़ के देखो जरा एक बार। रिटेन द गुड्स प्लेज, एग्जांपल पढ़ो, लोन और इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। दूसरा सब्सिक्वेंट डेट, याद आ गई बात, लोन 2 के लिए लिखी बात। राइट टू रिटेन द गुड्स फॉर सब्सिक्वेंट लोन 2 कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन इट्स प्रोवाइड इन द, अगर कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी है तो, ठीक है। अगला पढ़ो क्या लिखा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, है ना। अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस करना पड़ता है मुथूट फाइनेंस वालों को, मेरे गोल्ड को रखने के लिए हाईटेक तिजोरी लेने की आनी पड़ती है ना, राइट, कि इतना महंगा गोल्ड है तो उस हाईटेक तिजोरी का खर्चा किराया मुझे देना पड़ेगा। मैं कह दूंगा भाई तिजोरी तो तुम रखोगे, अगली बार रख लो, मैं उसका किराया पे करने के लिए तैयार हूं। गुड्स को सेल कर सकते नहीं कर सकते मुथूट फाइनेंस वाले, बिल्कुल। बस एक रीजनेबल नोटिस दे देना कि भाई तुमने अपना लोन नहीं चुकाया है तो हम तुम्हारा गोल्ड बेच रहे हैं। अगर गोल्ड बेचकर अमाउंट कम आया तो मुझे डेफिसिट पे करना पड़ेगा, गोल्ड बेचकर अमाउंट ज्यादा आया तो मुझे सरप्लस वापस दे दिया जाएगा। ये ऊपर मैंने बता दिया है ना, राइट। और पौनी अगर चाहे, पॉनर अगर फेल टू पे होता है तो पौनी यानी मुथूट फाइनेंस वाले मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं पैसा रिकवर करने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए। याद आ गई बात, आर याद कर लेंगे सर। राइट ऑफ द पॉनर, मेरा एक ही राइट है 177, क्या राइट है, रिडीम। अगर बेचने से पहले अगर मैं लोन चुका देता हूं तो ये लिखी बात, पॉनर यानी कि मैं रिडीम द गुड्स प्लेज, वापस ले सकता है। बस मैं क्या करूं, मैं उनका सारा पैसा और खर्चा वापस पे कर दूं, यानी मैं उनका प्रिंसिपल भी दे दूं, मैं उनका ब्याज भी चुका दूं और मैं उनका कोई एक्सपेंस हुआ है वो चुका दूं, तो वो मेरे गुड्स को बेचेंगे नहीं, वो मेरे गुड्स को मुझे वापस दे देंगे। ये बोला गया राइट्स ऑफ द पॉनर। तो रिडम्पशन का मतलब होता है टेक बैक द गुड्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है, टाइम के बाद। पॉनर की ड्यूटी, मेरी ड्यूटी क्या बनेगी पॉनर की, 5 ड्यूटी बताई थी, है ना, डी 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 डी, तो 4 तो डी है और एक एक्स्ट्रा है, राइट, वही डी से डेट टाइम पे चुकाना है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो वो खर्चा मुझे देना पड़ेगा, तिजोरी, हाईटेक तिजोरी का किराया देना पड़ेगा। डिस्क्लोज द फॉल्ट, कि सर गोल्ड में या इस चेन में ये दिक्कत है ना, डिफेक्ट, ठीक है ना। अगर कोई भी लॉस हुआ है डिफेक्ट की वजह से पॉनर के टाइटल में, तो वो मुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, राइट, क्या करना पड़ेगा सर, हाँ। तो टाइटल पता लगा चोरी का टाइटल निकला तो मुझे लॉस की भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी, पुलिस कचहरी कोर्ट केस भी मैं ही पैसा दूंगा। और डेफिसिट पे करना है, अगर मार्केट वैल्यू से मेरे लोन, मेरे गोल्ड की मार्केट वैल्यू कम है मेरे लोन के अमाउंट से, तो मुझे डेफिसिट पे करना है। डी 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 तुमने मैंने बना दिया, याद आ गई बात। पौनी की ड्यूटी, मुथूट फाइनेंस वालों क्या ड्यूटी थी, 5 ड्यूटी थी, याद आ गई बात। केयर करेंगे, अनऑथराइज यूज नहीं करेंगे, मतलब मेरा, मैंने अपना गोल्ड मुथूट फाइनेंस को दे दिया, मुथूट फाइनेंस से मन्नापुरम गोल्ड को मेरे लोन गिरी रख दिया, याद आ गई बात। ये नाटकबाजी नहीं करनी। टाइम, अगर मैं पैसा चुकाता हूं तो रीपे करना पड़ेगा बिल्कुल टाइम पे, मिक्स मत कर देना मेरी दद्दी की, दादी की ज्वेलरी, नानी की ज्वेलरी अपनी नानी दानी से मिक्स मत कर देना, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो टर्म्स में ना लिखा हो, उल्टा सीधा कोई भी काम नहीं करने का है। और एक्रीशन अगर होता है गोल्ड में या किसी भी गुड्स में अगर एक्रीशन होता है तो एक्रीशन हमेशा पॉनर का होगा, पॉनी उसको क्लेम नहीं कर सकता। कि जब तू 4 साल पहले गोल्ड लोन लेके गया था तो गोल्ड की कीमत थी 70,000, 4 साल बाद आ रहा गोल्ड की कीमत हो गई है 1 लाख, तो भैया वो गोल्ड की कीमत जो 30,000 रुपए बढ़ गई वो मेरे को उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं उसको लोन के साथ साथ ब्याज भी दे रहा हूं। तो इसका मतलब थोड़ी कि तुम गोल्ड तुम रख, तुम्हारा एक्रीशन तुम्हें ले हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। वो मेरा गोल्ड है, उसमें जो भी बढ़ोतरी है वो मेरी होगी। बात समझ में आई। एक आखिरी बात आज की जो बहुत सिंपल है, इससे आसान कोई बात है नहीं। मुझे बताओ नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट क्या था। उरी दादा क्या बोल दिया एकदम से, देवा सर ऐसी बात मत क्या करो। नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट ये क्या था, बोलेंगे ऑनलाइन वाले।
नेमो डैट क्वैड नॉन एबिट क्या था? क्या था नायक हो? हाँ सर बिल्कुल सही। हाँ साक्षी दी बिल्कुल सही बोल रही है। रिकवर नहीं नलायक। नो वन कैन ट्रांसफर वॉट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। एक बंदा वो सामान नहीं बेच सकता जो उसके पास नहीं है। आप बोला इसने बिल्कुल सही। नो वन कैन ट्रांसफर, सेल, रिकवर नहीं सेल। नो वन कैन सेल वॉट ही डज नॉट हिमसेल्फ। जो सामान मेरा नहीं है वो किसी और को बेचा नहीं जा सकता। ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई अगर ये है ना, ये लैपटॉप मेरा नहीं है, ये सामान मेरा नहीं है, तो मैं ये सेटअप किसी और को नहीं बेच सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शन थे। इसके एक्सेप्शन क्या थे? कि एक बंदा जो ओनर नहीं है स्टिल वो बेच सकता है। यानी कि इसके एक्सेप्शन मैंने तुम्हें लिखवाए थे सेक्शन 27, नॉन ओनर कैन सेल। नॉन ओनर नहीं है तब भी हम उसे बेच सकते हैं। ये बात हमने सोगा में पढ़ी थी, 27, 28, 29, 30, ये सेक्शन हमने पढ़े थे वहां। नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स, नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स, है कि नहीं बात? अब जो वहां हमने पढ़ा ना सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड वही है, मुटेटिस मुटेंडिस। क्या बोले तो बाबू? मुटेटिस मुटेंडिस। यानी नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स की जगह यहां लिख दिया नॉन ओनर कैन प्लेज द गुड्स। ये वाली बात को एक नए प्यार भरी बात से जोड़ दिया गया और जज साहब ने बोला आज के बाद हम इसे बोलेंगे नॉन ओनर। नॉन ओनर कौन होगा? पौनी, जिसको गुड्स प्लेज रखा, वही तो है नॉन ओनर। चलो ये लिख दे, नॉन ओनर कैन प्लेज। एक नॉन ओनर भी तुम्हारे सामान को गिरवी रख सकता है। उरी दादा भाई ये बड़ी गजब बात करी सर, ये तो खोपड़ी से ऊपर निकल गई सर बात। एक नॉन ओनर मेरे सामान को गिरवी कैसे रख देगा भाई? बताता कोई कि कोई नॉन ओनर है वो मेरे सामान को गिरवी कैसे रख देगा? ऐसे क्या चलेगा? हाउ इट इज पॉसिबल कि अ नॉन ओनर पर्सन मेरे सामान को गिरवी रख दे? बिल्कुल सही बात। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही। अरे भैया वहां भी हमने सबसे पहला ही पॉइंट क्या पढ़ा था? नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेशन से पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? सोगा का पढ़ा था हमने सर, एजेंट। हाँ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, पहला पॉइंट पढ़ा था एजेंट। भैया मेरा जो एजेंट है वो मेरे सामान को क्या कर सकता है? गिरवी रख सकता है। अगर वो क्या कर रहा है? अगर वो एजेंसी के बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहा है। तो भाई अंकुर अग्रवाल ने हायर किया एक एजेंट विनोद। तो एजेंट विनोद मेरे ही सामान को प्लेज कर सकता है ना, मुथूट फाइनेंस वालों को। बस जज साहब ने क्या बोला? दो बात ध्यान रखना। पहली बात, मुथूट फाइनेंस वाले होने चाहिए गुड फेथ बायर। यानी कि याद आ गई बात? भोलू बाबू भोलू, सेम बात वहीं लिखी है। सेम बात सेल्स ऑफ गुड के सेक्शन 27 वहां पे भी लिखी है कि सामने वाला कौन होना चाहिए? भोलू होना चाहिए। एक तो मुथूट फाइनेंस गुड फेथ बायर होंगे और एजेंट जो है, एजेंट क्या कर रहा है? एजेंट जो काम कर रहा है ए से पूछकर काम कर रहा है। ए से पूछकर गिरवी रख रहा है। यानी कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज वो प्लेज कर रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और मुथूट फाइनेंस वाले कह रहे हैं भाई हमें तो बिल्कुल शक नहीं हो रहा, मैं एजेंट पे बिल्कुल जरा सा भी इल्म नहीं था, जरा सा भी शक नहीं था, जरा सा भी हमें उसके ऊपर संदेह नहीं था कि भाई ये बिना पूछे ही काम कर रहा है। हमें लगा भाई एजेंट है आपका, कर सकता है काम, है ना, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी सामान किसी बच्चे को या किसी बंदे को बेच दूं तो सामने वाला सोचेगा भाई सर यहाँ पढ़ाते हैं इतने सालों से, तो भाई क्या कहता है सर के पास राइट होगा बेचने का। याद आ गई बात? इसे नाम दिया जज साहब ने पहला एजेंट। एजेंट कैन, बाबू एजेंट कैन, नॉन ओनर स्टिल कैन प्लेज द गुड्स। एजेंट नॉन ओनर है तब भी प्लेज कर देगा। अगला कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल है ना, बहुत बढ़िया, करीना दीदी भी बोल रही है, साक्षी दीदी भी बोल रही है, बिल्कुल सही, सारे बालक ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड लिखा है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट याद है? मैंने भाई तुम्हें चक्कू दिखाया, क्या दिखाया भाई? मैंने तुम्हें बंदूक दिखाई, मैंने तुम्हें चक्कू दिखाया। चक्कू दिखा के क्या ले लिया? मोबाइल छीन लिया।
मोबाइल छीनने के बाद, गन पॉइंट पे मोबाइल छीनने के बाद तुम 6 महीने तक क्या हो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक खामोश हो। मुझे लगा मामला रफा दफा हो गया भाई, भूल की बात, रात की बात की। मैंने क्या किया, प्लेज कर दिया, तो वो गुड्स क्या माने जाएंगे, तुम साइलेंट थे तो म्यूचुअल मुथूट फाइनेंस को वो वैलिड प्लेज माना जाएगा, है ना। यानी कि नॉन ओनर, मैं कौन हुआ, नॉन ओनर हो गया, स्टिल वैलिड प्लेज। जज साहब ने कहा चुप क्यों भाई तुम, ओ चुप क्यों है, तो 6 महीने से तेरा मोबाइल चुरा लिया तो पुलिस स्टेशन जा नहीं सकता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, सेम केस जो सोगा का था, सेम है सोगा, गन पॉइंट पर मोबाइल छीना, किसने, मैंने, ए ने गन पॉइंट पर तुम्हारा मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने के बाद किसको प्लेज कर दिया, मुथूट फाइनेंस वालों को। जब मुथूट फाइनेंस वालों को प्लेज किया, है ना, राइट, तो तुम क्या था जिसका मोबाइल छीना, यू आर साइलेंट ऑन द प्लेज, तुमने कुछ कहा ही नहीं, चाहे तुम्हें पता हो ना पता, तुम खामोशी सो रहे हो। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला मुथूट फाइनेंस गॉट गुड टाइटल, और मैं कौन हो गया, नॉन ओनर, मैं कौन हो गया, तो ए इज नॉन ओनर, तो मैं नॉन ओनर होते हुए भी वैलिड प्लेज कर रहा हूं, नॉन ओनर होते हुए भी वैलिड प्लेज कर रहा हूं, और ये प्लेज वैलिड माना जाएगा। एजेंट नॉन ओनर होते हुए वैलिड प्लेज कर रहा है, मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में नॉन ओनर होते हुए वैलिड प्लेज कर रहा हूं। ठीक है, राइट। अगली बात सुनेंगे ध्यान से, को ओनर, को ओनर याद है, डैडी मम्मी, डैडी मम्मी है नहीं घर पे, है कि नहीं बात, राइट। तो भाई डैडी मम्मी तुम्हारे घर पे हो ना, मेरे घर पे हैं, लेकिन डैडी मम्मी जो एक गुड्स के क्या है, को ओनर हो सकते हैं, है कि नहीं बात। तो कुछ गोल्ड खरीदा और वो को ओनर थे, तो मम्मी ने डैडी से बिना पूछे, डैडी मम्मी गाना गाते हुए, मम्मी ने डैडी से बिना पूछे वो ज्वेलरी प्लेज कर दी मुथूट फाइनेंस वालों को। क्या ये प्लेज वैलिड है या नहीं है, बोलो भाई लोगों, वैलिड प्लेज है। मम्मी जो पूरी तरीके से ओनर नहीं है, तो जज साहब ने बोला एक को ओनर बिल्कुल वैलिड प्लेज कर सकता है ना, सॉरी पूछ कर, प्लेज पूछ कर, है ना, पापा से पूछ कर, प्लेज इज वैलिड, प्लेज विद कंसेंट ऑफ पापा, डैडी से पूछकर, तो वो प्लेज वैलिड कहलाई जाएगी, वो प्लेज वैलिड कहलाई जाएगी, वो प्लेज वैलिड कहलाई जाएगी। ठीक है भाई। अगली बात, बहुत ध्यान सुनेंगे अगली बात। अब 2 बातें बहुत ही मजेदार है, तो वही बात है जो पुरानी पुरानी बातें हैं, है ना, लेकिन अब की 2 बातें बहुत ही मजेदार है, अब की 2 बातें बहुत ही ज्यादा मजेदार है, सुनेंगे ध्यान से। एक बात देखो, अब भाई पता चला, अरे भैया मुझे मोबाइल पड़ा मिला भाई, है ना, बोली दादा भाई बस ये लॉक नहीं खोल रहा यार, क्या करूं पता नहीं लग रहा, लॉक क्या है भाई, लॉक नहीं खोल के दे रहा भाई, है ना। अब जिसने लगाया होगा या तो उसका अंगूठा लगेगा या लॉक नहीं पता लग रहा भाई, मुझे क्या नहीं पता लग रहा, तो लॉक नहीं पता लग रहा भाई। अब मैंने क्या किया, लॉक पता नहीं लग रहा, मैंने कहा भाई कुछ इसमें दिक्कत भी आ रही है, ऐसा लग रहा है रिपेयर करा लेता हूँ। तो मुझे एक मोबाइल पड़ा मिला, क्या पड़ा मिला, अब ध्यान सुनना जो मैं तुम्हें बात कहने जा रहा हूं। मुझे एक मोबाइल पाया, जो मुझे मोबाइल पाया, पहले सुनो ध्यान से फिर नोट करना, जो मुझे मोबाइल पाया उसको मैंने रिपेयर करा लिया, है ना, ठीक है, और रिपेयर में मैंने 5,000 रुपये दिए, और फिर रिपेयर करने के बाद उसे, रिपेयर के बाद आफ्टर रिपेयर उसे प्लेज कर दिया टू, मान लो मुथूट फाइनेंस वालों को प्लेज कर दिया मैंने। ठीक है, राइट। अब ये बताओ क्या मैं उस मोबाइल का ओनर हूं, बोलो, नहीं हो ना। तो जज साहब ने कहा सर एक तो आपने रिपेयर तो जरूर करा लिया, पर आप इसके एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो। क्या नहीं हो आप, नॉट द एब्सोल्यूट ओनर।
आप इसके ओनर तो हो ही नहीं, एब्सोल्यूट ओनर तो हो नहीं। एब्सोल्यूट ओनर वो होता है जो मोबाइल को खरीदता है, जिसके पास बिल होता है, वो एब्सोल्यूट ओनर होता है। तो आप इसके एब्सोल्यूट ओनर तो हो नहीं, है ना। अब जब मैंने इसे मुथूट फाइनेंस वाले को प्लेज किया तो जज ने कहा कि ये बताओ सर, आप इसके एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो, तो बताओ आपका मोबाइल में कितना इंटरेस्ट है। अगर आप पकड़े जाओ तो आपका मोबाइल में कितना इंटरेस्ट होगा? बस बिल्कुल सही बात, 5,000 का। मैं कहूंगा भाई पकड़ा गया भाई सर मुझे मिला था, परसों मिला था, यहाँ पड़ा हुआ है ना। बच्चा कह रहा है सर परसों मिला था आपको, यहाँ मोबाइल पड़ा हुआ मेरा था, मैं सर से कुछ कैरी करने आया था, यहाँ जमीन पे गिर गया, आप उठा के चल दिए सर, ऑफिस में दे देते, खोया पाया विभाग में दे देते तो कम से कम मेरे को मिल तो जाता। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मुझे लगा पता नहीं कैसे पड़ा, किसका पड़ा, गलती हो गई यार, मैं क्या करूं। तो कहने लगा मेरा मोबाइल है, लेकिन मैंने सवाल पे कितने खर्च कर दिए? 5। तो मेरा अपना खुद का पर्सनल उसमें इंटरेस्ट कितना घुस गया, अब मेरा लालच उसमें कितना है? मैंने कहा भाई मैंने तेरा मोबाइल के ना 5,000 रुपये रिपेयर कराया है, तो यार कम से कम देश का तो लिहाज कर लो माथुर साहब, तो कम से कम कितने बनते हैं? 5,000 तो बनते हैं। तो जज साहब ने कहा सर आप सोचो अगर आपको मोबाइल लौटाना पड़ रहा है तो आपके मन में दर्द कितने का है? 5,000 का। यार बेकार है, 5,000 खर्च कर दिए। तो जज साहब ने बोला नॉन ओनर का उसमें इंटरेस्ट कितना है, बोलो। तो जज साहब ने बोला कि ए का इंटरेस्ट, ए का उस मोबाइल में जो इंटरेस्ट है ना, वो कितने का हुआ? 5,000 रुपए का हुआ। तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट 5,000 रुपए का है, तो तुम जब भी सामने वाले मुथूट फाइनेंस को क्या करोगे? प्लेज करोगे। 5,000 से ऊपर से ज्यादा प्लेज नहीं कर सकते। मतलब ये थोड़ी कि भैया तुमने रिपेयर तो कराया कितने रुपए का, है ना, 5,000 का, और प्लेज करके आ रहे हो कि लोन कितने ले लिया उसके ऊपर, है ना, 20,000 का, 50,000 का। मान लो आईफोन मिला तो तुमने लोन ले लिया लाख रुपए का। ऐसा नहीं है भाई, जितना तुम्हें खुद पता है कि वो किसका है, तुम फाइंडर ऑफ गुड्स की तरह हो, तो तुम्हारी ड्यूटी होती है ना, तो तुम्हें खुद पता है तुमने अगर 5,000 रुपए का तो तुम 5,000 रुपए ज्यादा क्या नहीं कर सकते? प्लेज नहीं कर सकते, क्योंकि ए का इंटरेस्ट ही 5,000 रुपए का। तो जज साहब ने बोला कि ए मैक्सिमम 5,000 रुपए तक ही प्लेज करेगा। ए 5,000 रुपए तक ही प्लेज कर सकता है, ए 5,000 रुपए प्लेज कर सकता है, 5,000 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये जो प्लेज हो रही है ना, ये जो प्लेज हो रही है, ये प्लेज बिल्कुल वैलिड कहलाई जाएगी एक नॉन ओनर के द्वारा। तो नॉन ओनर कौन हुआ, है ना, राइट। मैं पॉनर हुआ ना, जब मैं प्लेज करता हूं पॉनर हुआ। तो जज साहब ने बोला, इस केस का नाम जज साहब ने पॉनर, पॉनर यानी ए हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 5,000 रुपए का है। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई। अगली बात, एक और बात, चलो ब्लैक पेन, इसको रेड पेन से लिख देता हूं। अगली बात ये बताओ, अगर ट्रू ओनर ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरा मोबाइल ले सकता मुझसे वापस? ले सकता है, लेकिन उससे मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 5,000। तो इस पॉइंट को एज ए नोट लिख लेते हैं, नोट के साथ भी डाल देते हैं। ट्रू ओनर हैज टू पे 5,000 रुपीज टू ए फॉर मोबाइल रिकवरी। मोबाइल की रिकवरी के लिए ट्रू ओनर को भी, है ना, राइट, क्या करने पड़ेंगे सर? 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसमें पॉनर मैं हूं भाई, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ही तो प्लेज कर रहा हूं, है ना। तो ए ने जब प्लेज किया तो मैं हो गया प्लेजर, यानी कि पॉनर विद लिमिटेड इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट उसमें कितना है? 5,000। 5,000 रुपए से ज्यादा मैं इसको गिरवी नहीं रख सकता। ठीक है, मैक्सिमम कितना रख सकता हूं मैं? 5,000 रुपए तक के लिए ही मैं इसे गिरवी रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें कितने, अगर मैं पकड़ा भी जाऊं एक दिन, है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स को अगर ट्रू ओनर मिल भी जाए तो ट्रू ओनर कितना देगा मुझे? 5। तो मैं 5,000 रुपए तक के इसके लिए प्लेज कर सकता हूं। पॉइंट समझ में आ गया? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला पॉइंट था, इसको नाम दिया पॉनर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट। सर अगली बात और आखिरी बात, ठीक है, ध्यान सुनेंगे। 5वां पॉइंट कहता है
ठीक है, पांचवा पॉइंट कहता है, सुनेंगे ध्यान से, पांचवा पॉइंट कहता है सर पोजीशन, पोजीशन किसके पास है गुड्स की, है ना, और पोजीशन करते टाइम पर यह देखा जाएगा कि क्या वो ओनर है या नहीं है। अगर वो ओनर नहीं है तब भी वो क्या कर सकता है, प्लेज कर सकता है। अब देखो कैसे, पहला केस देखेंगे, चलो यहां ऐसे लिए बना रहा हूं पहला केस। पहले केस की हेडिंग डालेंगे प्लेज बाय सेलर। सर सेलर ओनर नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, है ना। अब कैसे, सुनो ध्यान से। अब एक सेलर, मान लो चालू सेलर, चालू सेलर ने अपनी साइकिल, एक केस है ना, केस लॉ का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना। चालू सेलर ने अपनी साइकिल दे दी भीम को, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम, है ना। भीम से बोला, है ना, कि भाई टकाटक साइकिल है, मजा आ जाएगा चला के। भीम ने चालू सेलर को बोला, भाई ए भाई चमका के पैक करके, है ना, क्या कर रही हो, शाम को लेता हूं, चमका के रखियो भाई, शाम को साइकिल लेता हूं, कोचिंग से आते हुए लेता हूं, कोचिंग में ट्यूशन में बच्चे ले गए तो बच्चे भाई मैं चलाऊंगा, ऐसे करेंगे, शाम को आते हुए लेता हूं। अब भीम को साइकिल एक्चुअली में सच में सेल हो चुकी है, भीम उसका पैसा भी दे चुका है, बिल भी हो चुका है, बस वो कह रहा है शाम को जाते हुए ले जाऊंगा। चालू सेलर ने उसे, अब चालू सेलर ओनर है नॉन ओनर है, बताओ, नॉन ओनर है, तो चालू सेलर अब जो नॉन ओनर है, पहला पॉइंट ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना, जो नॉन ओनर है उसे प्लेज कर दिया। किसको सर, मुथूट फाइनेंस वालों को प्लेज कर दिया भाई। और पता लगा मुथूट फाइनेंस वाले जिनको प्लेज किया, है ना, वो गुड फेथ बायर थे, बिल्कुल भोलू थे, गुड फेथ बायर थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी दूर दूर तक शक और संदेह नहीं था कि चालू सेलर इतना चालू है कि सेम माल बेचने के बाद हमें चिपका रहा है प्लेज में। तो क्योंकि वो गुड फेथ बायर थे, तो जज साहब ने बोला चालू सेलर इज नॉन ओनर, चालू सेलर इज नॉन ओनर हैविंग द पोजीशन, नॉन ओनर हैविंग द पोजीशन, नॉन ओनर हैविंग द पोजीशन, स्टिल द प्लेज इज वैलिड। तो इसे क्या नाम दिया सामने, प्लेज बाय सेलर, सेलर जो भी नॉन ओनर है। फिर जज साहब ने कहा दूसरा केस, प्लेज बाय, बोलो बाबू, बायर, प्लेज बाय बायर। वहां पे सेलर क्या बन गया था, नॉन ओनर, यहां बायर क्या बनेगा, नॉन ओनर। तो प्लेज बाय बायर, प्लेज बाय बायर, प्लेज बाय बायर हु इज नॉन ओनर। अब ऐसा कैसे होगा बाबू, ऐसा कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, केस को ध्यान समझेंगे। सेम साइकिल वाला केस ले रहा हूं, फिर से चालू सेलर है, चालू सेलर ने साइकिल जो है वो बेची नहीं है, ट्रायल पे दे दी। किस पे दे दी, ट्रायल पर। भाई चला के देख ले, टकाटक कोई भी है ना, पहिया हो चेन हो, बहुत बढ़िया, चला के देख ले भाई। भीम को, भीम चला के देख रहा था, बहुत मजा आया भीम को चलाने में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भीम ने क्या गड़बड़ करी, भीम ने, जो अभी ओनर नहीं है, भीम ओनर है या नहीं है, भीम है नॉन ओनर, यानी भीम बायर हो गया एक तरीके से, है ना। चालू सेलर कौन था, ओनर, सेलर है ना, ओनर था, उसने ट्रायल पे दिए, ट्रायल पे दिए उसने अपनी साइकिल। भीम को पता नहीं क्या मजा है, भीम ने काले को देखा, कहा लिया, भीम ने क्या किया, प्लेज कर दी वही साइकिल टू कालिया, और कालिया से लोन ले लिया भाई, है ना। लेकिन जब ये प्लेज करी तो भीम ने ये बात चालू को बता दी थी, यानी विद कंसेंट ऑफ चालू, चालू की कंसेंट से। तो जज साहब ने बोला मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, भीम ने चालू से पूछकर अगर प्लेज कर दिया तो जज ने बोला ये प्लेज क्या है, वैलिड प्लेज है। क्या मानेंगे सर, वैलिड प्लेज मानेंगे। यानी कि अगर पोजीशन की बात करें तो सेल बाय सेलर, सेलर नॉन ओनर, कैसे याद करेंगे, सेल बाय सेलर, सेलर क्या बना, नॉन ओनर,
समझ गए ना, बेचने के बाद कह रहा शाम को ले जाऊंगा, बेच दिया। सेल बाय बायर, बायर कौन होगा, नॉन ओनर ट्रायल पे लाया होगा और बेच नहीं मारी, सॉरी प्लेज मार दी। ये हमारे केस बनते हैं, एक नजर में भी प्यार होता है, बहुत बढ़िया सर, ये हमारे केस बनते हैं प्लेज बाय नॉन ओनर का कॉन्सेप्ट। एजेंट बाबू लोग, एजेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, को ओनर, लिमिटेड इंटरेस्ट और पोजीशन इन द हैंड्स ऑफ नॉन ओनर सेलर, पोजीशन इन द हैंड्स ऑफ नॉन ओनर बायर। खेला खत्म। बोलो भाई मजा आ गया सर, जल्दी ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे मजा आ गया सर। ठीक है, नोट कर लोगे, डायग्राम बना लिया ना, ये डायग्राम बना लिया, पढ़ के देख लो डिट्टो वर्ड टू वर्ड। अगर खोपड़ी में डायग्राम फिक्स है, खोपड़ी में चार्ट फिक्स है तुम्हें 100%, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी, एग्जाम में कभी गलती नहीं। हटा दो अब, नोटेड है, राइट। चाहे तो तुम अपनी किताब में ऐसे बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बना लेंगे सर। बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया सर। ठीक है, ये चैप्टर, छोटू चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, आसान था। प्लेज बाय नॉन ओनर, देखो पहला एजेंट, सच प्लेज इज वैलिड इफ द, है ना, विद द अथॉरिटी ऑफ द ओनर, यानी कि प्रिंसिपल ने परमिशन दे रखी है। और मुथूट फाइनेंस वाले कौन है, भोलू। मुथूट फाइनेंस वाले कौन है, भोलू, और आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसका काम कर रहे हो। अगली बात, प्लेज इन द पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बंदूक, इसलिए नोट्स में चक्कू छुरी भी दिखा रखी है भाई, है ना, राइट। कोर्शियन से लिया हो, फ्रॉड से लिया हो, ठीक है, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया है तो प्लेजी के पास गुड टाइटल माना जाएगा। सो रहे थे क्या 6 महीने से, होश ही ना आया 6 महीने से भाई, है कि नहीं बात। लिमिटेड इंटरेस्ट 5000 वाला केस, अगर मैंने मोबाइल की रिपेयरिंग 5000 की करा दी तो मैं कितने का ही प्लेज कर सकता हूं, 5000 रुपए के लोन के लिए प्लेज कर सकता हूं। और अगर मेरे को गुड्स वापस देना पड़ रहा है तो जो ट्रू ओनर है कितने रुपए देगा, ये लिखी बात। प्लेज द पर्सन प्लेज द गुड्स हैज ओनली, बाबू इधर देखो, लिमिटेड इंटरेस्ट, पॉनर इज नॉट एब्सोल्यूट ओनर। अब बताओ, जब मुझे गुड्स पाया था तो मैं क्या ओनर था क्या उसका, क्या लिखा है, आई एम नॉट द एब्सोल्यूट ओनर। एब्सोल्यूट ओनर कौन होता है, जिसके पास बिल होता है, जो खरीदता है। स्टिल मैं एब्सोल्यूट ओनर नहीं हूं, प्लेज वैलिड हो सकती है जितना मेरा इंटरेस्ट है। बताओ मोबाइल में मेरा कितना इंटरेस्ट है, 5000 रुपए का जो मैंने रिपेयर कराया था, मेरा उतना ही मोबाइल में इंटरेस्ट था। ये वाले एग्जांपल पढ़ो जल्दी। रिपेयर 5 का कराया, प्लेज कितने की किया, 2000 का वैलिड प्लेज है, 5000 तक कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रू ओनर को मुझसे रिकवर करना है तो क्या करने पड़ेंगे, ट्रू ओनर मुझे 5000 रुपए देगा तो मैं उसको गुड्स दे दूंगा, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट तक का तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। कौन है, डैडी मम्मी भैया, है कि नहीं बात। क्या कह रहे हैं, मम्मी ने पिताजी से पूछकर प्लेज कर दिए तो फिर वो प्लेज क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। और आखिरी बात, प्लेज बाय सेलर और प्लेज बाय बायर, प्लेज बाय सेलर और प्लेज बाय बायर, सेलर भी नॉन ओनर और बायर भी नॉन ओनर, दोनों नॉन ओनर हैं तो भी वैलिड प्लेज माना जाएगा, वैलिड प्लेज माना जाएगा। बस जो प्लेज ले रहा, मतलब जिसको गिरवी रखा जा रहा है, मुथूट फाइनेंस वाले गुड फेथ में काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर, मुथूट फाइनेंस वाले गुड फेथ में काम कर रहे हो, जिनको हमने क्या किया, मुथूट फाइनेंस या कालिया गुड फेथ में काम कर रहे हो कि उन्हें पता ही ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ो जल्दी। साइकिल वाला एग्जाम्पल है बाबू, बी ने प्लेज कर दिया, ओनर ए है बी नहीं है, तब भी क्या होगा, गुड फेथ में एक्ट किया है, प्लेज क्या माना जाएगा। सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है, सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है भीम वाला। चालू ने भीम को दिया और फिर चालू ने क्या किया, शाम को आके ले जाइयो, शाम से पहले क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, वैलिड माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गई बात। तो पूरा चैप्टर बेलमेंट प्लेज का बहुत छोटा चैप्टर है ना, ध्यान से देखोगे तो पूरे चैप्टर मैंने विद सीक्रेट कोड तुम्हें लिखवाया बाबू। कैसे लिखवाया है, सीक्रेट कोड, है ना, बेटा बताओ फॉल्ट, दूसरे कोड, DDD, है कि नहीं बात, राइट। और बहुत सारे मैंने तुम्हें इसके कोड से तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है और पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा दिया है, डिटेल में पढ़ा दिया बिल्कुल। तो बिल्कुल इंटर लेवल तक डिटेल में पढ़ाया केस लॉस के साथ, है ना। 2-4 केस में वो याद कर लेना, ऐसे केसेस आप सिर्फ एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो भाई मैंने तुम्हें हजारों बार 100 बार बताया, इस तरह के डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के डायग्राम बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ये वाले। बस एग्जाम में XYZ लिख देना, ठीक है ना, एग्जाम में XYZ लिख देना, ठीक है। तो इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इसलिए मैं तुम्हें क्लास में बनवाता हूँ ये डायग्राम कि तुम क्या कर सको,
इसको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सको। तो डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब बताना इसमें कोई टाइम लग रहा है बेलमेंट प्लेज के डिफरेंस में? बेलमेंट स्पेसिफिक पर्पस, प्लेज हमेशा गिरवी। पार्टीज कौन होती है? बेलर, और जिसको दिया जाता है बेली। इसमें कौन होता है देने वाला? पॉनर, और जिसको दिया जाता है पॉनी। लिख दोगे एग्जाम में? वो सिक्योरिटी के लिए होता है, वो किसी पर बेलमेंट किसी पर्पस के लिए, यूज करने के लिए, सफाई करने के लिए, भाई कार साफ कर दियो मेरी, है कि नहीं बात? राइट। बेलमेंट में बी गिवन फॉर एनी पर्पस, बट प्लेज इज ओनली फॉर एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, वहां क्या लिखा मैंने? मीनिंग। कंसिडरेशन, बेलमेंट कंसिडरेशन होती है नहीं होती है? जरूरी नहीं है, मे बी और विदाउट कंसिडरेशन, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस। लेकिन प्लेज में हमेशा कंसिडरेशन होता है, प्लेज में हमेशा कंसिडरेशन होता है। गिरवी रखूंगा तो बदले में लोन लूंगा, तभी तो गिरवी रख रहा हूं, वरना गिरवी क्यों रखूंगा भाई अपना सामान? राइट टू सेल, क्या बेलमेंट में कोई भी सामने वाला बेली गुड्स को बेच देगा? मैंने तुम्हें गाड़ी दी, गाड़ी बेचाओगे मेरी? अबे डेट करा के आ रहे हो, गाड़ी बेच के आ रहे हो, कोई राइट नहीं है। यहां पे राइट है, अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो मुथूट फाइनेंस वाले चाहे तो मेरे गोल्ड को बेच सकते हैं। क्या बेलमेंट में गुड्स का यूज हो सकता है? होता है, गाड़ी यूज करने के लिए दे दी है, आप यूज करते हो, लेकिन क्या मेरा सामान मुथूट फाइनेंस वाले यूज कर लेंगे क्या? नहीं भाई। अरे मेरा गोल्ड तुम्हारे पास है, तुम मेरे गोल्ड को अपने काम के लिए कैसे यूज कर लोगे? अपनी शादी में पहन लोगे उसे? हार अच्छा लग रहा है ना, होने वाली बीवी को पहना दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं करने का भाई। हाँ, लेकिन भाई मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी, होने वाली बीवी को घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस मेरे अपनी ड्यूटीज का और मेरे राइट्स का ध्यान रखने का है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? समरी के लिए पेज दे रखा है ना, हालांकि मैंने सब डायग्राम तुम्हें बनाए हैं। और भैया आखिरी बात है ना, जो तुम्हें आज दर्द लग रहा होगा ना, सर क्या करें, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 20-20 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन बेटा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सोचो, जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे लिखा होगा भाई, लैपटॉप खोल के, पास। बस यही वर्ड बहुत होता है, परसेंटेज नहीं देखी जाती फिर कि कितनी परसेंट से पास हो, 70% से पास हो, 80% से पास हो, ये मुद्दा ही नहीं है इस में, सिर्फ क्या मुद्दा है? पास। उस दिन वो ही रिजल्ट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, वही रिजल्ट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी कि अब मैं अपने देश, ऐसे भयंकर भीड़ वाले देश में एक अपनी जगह, एक अपना मुकाम बना पा रहा हूं। बोलो तो भैया कसम खा लेनी है जिसको भी तुम मानते हो ऊपर वाले को, कि भाई अगर पेपर देने जा रहा हूं तो पास होने के लिए जा रहा हूं, भीड़ से अलग होना है तो वो काम करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं कर रही, वरना भीड़ में गुमनाम हो जाएंगे। इतना दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, गुमनामी का देश है। तुम भी गुमनाम, मैं भी गुमनाम, कोई नहीं जानता होगा, मैं आस पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे हमें, लेकिन वो सब तभी जानेंगे जब तुम भीड़ से कुछ अलग कर रहे होगे, तुम उन लोगों से अलग कर रहे होंगे। तो जो तुम्हें आज दर्द लग रहा है सर, ये तुम्हारी ताकत बन जाएगी। बस तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि सच में ये मेरी ताकत है और रास्ता है नहीं मेरे पास जीवन में सिवाय इस डिग्री के अलावा, है ना। IPL वगैरह मैं खेल नहीं सकता, समय है नहीं अब, ठीक है। माँ बाप को कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं कि धरोहर में मिल जाएगा, तो बचा क्या? अपनी खुद की मेहनत और खुद की स्टैंडिंग, इसी उम्मीद के साथ कि तुम भैया अब इस ताकत को बनाओगे, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम तुम्हारे सोने से ज़्यादा जरूरी है। तो मिलूंगा अगले चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, जान लगा के पेपर देंगे सर।